एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैं 2 दिनों से बिल्कुल ही गायब था। मतलब एक प्रॉब्लम, एक इश्यू हो गया था, मेरे को जाना पड़ गया था कहीं पर और वहाँ पे मैं एक तरीके से फँस गया था। मैं सो भी नहीं पाया, बहुत टाइम तक मैंने काम करा। अब इसी चीज़ के चक्कर में अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन मैंने मतलब जो जानता हूँ, जिस पर्सन को मैं लिमिटलेस है, उनको मैंने बता दिया था। तो उन्होंने शायद डिस्कॉर्ड पे बता दिया होगा और यूट्यूब के किसी कमेंट या लेटेस्ट वीडियो के अंदर कमेंट कर दिया होगा। तो हो सकता है सारे लोगों ने देख लिया और नहीं देखा है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ यार। मैं अपडेट नहीं दे पाया, सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी, वरना मैं हमेशा अपडेट देता हूँ, एक-एक चीज़ का अपडेट देता हूँ। लेकिन ये वाला अपडेट नहीं दे पाया था और लॉगिन करके कर नहीं सकता था, वरना फ़ोन यार मैं वहाँ पे ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं कर पाया हूँ और मैं चाहता भी नहीं था कि मैं अपनी आईडी को अपने फ़ोन में लॉगिन करूँ। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, समझ ही जाओ, बस लॉगिन नहीं करना चाहता था मैं। और फ़ोन बिल्कुल ठीक है और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें मेरे से मिस हो गई हैं। अपनी यहाँ पे ईद चली गई, तो ईद मुबारक सबको। नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि भी, सब चीज़ों के लिए मैं सॉरी भी कहता हूँ। मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, सॉरी इस चीज़ के लिए। और अब अपने एपिसोड पे आते हैं, ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, एक बंदा रिवाइव हो चुका था फेडगू के जाने के बाद से। यहाँ पे बंदे रिवाइव हो रहे थे, उनमें से एक बंदा था डीमन इमॉर्टल क्यूआई ज्यू। ये बंदा रिवाइव हो गया था और इस बंदे ने ओपन चैलेंज दे दिया था क्यूआई सिस्टर को, जो ईस्टर्न सी का टॉप नॉच प्लेयर था। और सेकंड नंबर पे इसने फेंग जीजे तक को चैलेंज दे दिया था। मतलब उनके पास जाके चैलेंज नहीं दिया, इन लोगों को बता दिया कि जाके उन्हें बता दो कि मैं भी आ चुका हूँ। फेंग जीजे, फेंग युआन, क्यूआई सिस्टर और इतने जितने भी बंदे जिनके पास करीबन हाफ रैंक 9 की पावर है या रैंक 8 के टॉप पीक के बंदे, उन सबको चैलेंज दे दिया था अपने भाई ने, अपने क्यूआईजी एंसेस्टर ने। वैसे एंसेस्टर नहीं बोलेंगे इसको, इसको ये इतना ही बोलते हैं, डीमन इमॉर्टल क्यूआईजी, क्योंकि है तो भला ये एशियन टाइम का बंदा, लेकिन कोई बात नहीं, इसका नाम है क्यूआईजी। अपने एपिसोड पे आते हैं, एपिसोड 277, 277। लेट्स स्टार्ट। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजी रिवाइव हो गया था। उसने हेवनली कोर्ट, साउथर्न बॉर्डर और टू हेवेंस को सबको सप्रेस कर दिया था अपनी पावर से। ये न्यूज़ पूरे गू इमॉर्टल वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई थी। सब यहाँ पे शॉक में थे। एक बंदा कहता है डीमन इमॉर्टल क्यूआईजी वापस आ गया है। दूसरा कहता है वर्ल्ड फुल क्योस में जा रहा है। तीसरा कहता है अगर वो रिवाइव हो सकता है तो वेनरेबल्स भी तो रिवाइव हो सकते हैं। चौथा बंदा कहता है 1 मिनट, अगर ये बंदा इतना पावरफुल है और ग्रेट ड्रीम एरा आ रहा है, यानी ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल का एरा आ रहा है, तो अब समझ आ रहा है कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कहा जाएगा। क्योंकि भाई वो इस एरा के अंदर जब सारे के सारे मॉन्स्टर्स रिवाइव हो रहे हैं, कुछ वापस जिंदा हो रहे हैं, कुछ नए नए टॉप टैलेंट आ रहे हैं जैसे फेंग युआन, तो इस एरा के अंदर जब ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल आएगी तो मीन्स वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। और इसी बीच तीन मेन फोर्सेस क्वाइटली अपने आप को रिकवर कर रहे थे। एक साइड देखते हैं ड्रैगन पैलेस की साइड। इमॉर्टल्स यहाँ पे पैनिक में थे, ड्रैगन पैलेस वाले। वो कहते हैं हम सोच रहे थे कि क्यूआईजी इनहेरिटेंस मिलेगा, ये तो एक ट्रैप निकला, वो बंदा खुद को ही रिवाइव कर गया। दूसरा कहता है अब क्यूआईजी को ऑफेंड भी कर दिया यार सबने। तीसरा कहता है अब करे क्या, अब ये सब बातें करने से क्या होगा। तब यहाँ पे सब यहाँ पे ना शियाओ शियाओ ही जियान को ब्लेम करते हैं, क्योंकि भाई उसको मतलब उसकी वजह से सारे सीन, मतलब सीन थोड़े बहुत उसकी वजह से हो गया था ऐसा। तो शियाओ ही जियान समझ जाता है। वो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को प्रेशर, मतलब एक तरीके से वो समझ गया था इसका प्रेशर गेम होगा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तभी यहाँ पे वू शुआई कोल्डली आता है और कहता है बस करो, आपस में बकवास करना बंद करो। पूरा हॉल एकदम से साइलेंट हो जाता है। और देखो शियाओ ही जियान अगर तुम जानते नहीं हो तो ये वही मिनी मैन गो इमॉर्टल है। ये बंदा ना बहुत टाइम से अपना एक तरीके से ना छुपा हुआ था। जब वू शुआई यानी अपने फेंगजुआन के क्लोन ने पूरी एक बुलाई बैठक बुलाई, टीम एक तरीके से मीटिंग बुलाई कि सब मेरे अंडर आ जाओ, मेरे अंडर रह के हम एक 3 अलायंस बनाएंगे और उस अलायंस से हम पूरे के पूरे 5 रीजन को सप्रेस कर देंगे। तब ये जो बंदा था ना, शिया वाला, ये बंदा आया नहीं था। इसके पास ना रैंक 8 की पीक पावर थी, ये एकदम आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क जितना पावरफुल है। लेकिन ये आया नहीं था, ये सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा इसके अंदर जाके। ये चुपचाप ऐसे रहा, लेकिन जैसे-जैसे हेवेली कोर्ट अटैक कर गई, जैसे-जैसे मतलब सीन ऐसा बन गया, तो इसको आना पड़ गया, मदद लेने के लिए आना पड़ गया। इसको ये रिवील भी करना पड़ गया कि ये कैसी इनहेरिटेंस भी है क्यूआईजीओ की। ये बंदा सबको वहाँ ले गया, हेवेली कोर्ट भी वहाँ आ गया, सब वहाँ के वहाँ घुस गए और जाके वहाँ पे ऐसी खतरनाक लड़ाई हो गई। उस लड़ाई के चक्कर में पता चला कि वो एक लड़ाई में लोग इनहेरिटेंस लेना है, पता चल रहा है वहाँ पे अबे यार एक बंदा रिवाइव हो गया। इस चक्कर के अंदर ना शियाओ ही जियान, इसने सब कुछ बताया था, इसने सब कुछ रिवील करा था, इसकी वजह से सब हुआ था ना, तो सब इसको ब्लेम डाल रहे थे। वुशवाई ने भी अब पूरा हॉल एकदम से साइलेंट कर दिया था। शियाओ ही जियान अपने आप को बो डाउन करते हुए कहता है अलायंस लीडर ये सब मेरी गलती थी। वुशवाई एकदम से उसकी बात को कट करते हुए कहता है चुप हो जा तो। क्यूआईजी आए तो आए। वुशवाई ने आगे कहा हमारे पास भी इविल ड्रैगन प्लस ड्रैगन पैलेस है। और फिर वो अपने मेन पॉइंट को उठाता है और कहता है
रियल प्रॉब्लम अभी है क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट्स। क्यूआई जो इसी फ्रूट से रिवाइव हुआ था, इसमें ह्यूज सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। अगर अभी हैंडल नहीं किया तो तुम सबके ग्रो टू हेवंस तो खत्म ही होने वाले हैं। सबका फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। एक इमोर्टल्स ने कहा, यहाँ पे इमोर्टल्स थे, उन्होंने कहा पहले बंदे ने, मेरे ग्रो टू हेवन में फ्रूट ग्रो हो रहा है और अगर ऐसे ही ग्रो होता रहा तो ग्रो होने के बाद हम जानते हैं ग्रो होगा, फिर ग्रो होने के बाद ना फट जाएगा तुम्हारा जो भी तुम्हारा इमोर्टल प्राइमेसी होगा ना, इतना बड़ा हो जाएगा, तुम्हारे प्राइमेसी में जितने भी क्यूआई या फ्यूल होगा वो सबको खा लेगा। खाने के बाद तुम्हारा प्राइमेसी चलेगा नहीं। अब कॉस्ट उसका साइज भी बढ़ता जाएगा, फाड़ देगा तुम्हारे प्राइमेसी को, इसलिए। दूसरा बंदा कहता है ये हेवन एंड अर्थ क्यूआई ऐप को एब्जॉर्ब करता है और ये हम इसे हटा ही नहीं पा रहे, ये फ्रूट अपनी जगह पर है। तीसरा कहता है मेरे यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है यार, मेरे ग्रो टू हेवन के अंदर भी यही हुआ है। कंक्लूजन यही निकला कि सब जगह सेम क्राइसिस था, ये फ्रूट वाला। हॉल का मूड अब थोड़ा-सा पैनिक और फ़ियर वाला हो गया था, क्योंकि अगर इसे हटाया नहीं गया, तो सबके ग्रो टू हेवन जाने वाले थे। इवन शियाओ हिजियान भी टेंशन में था। अभी फ्रूट नहीं बना था, बट सिर्फ़ टाइम की बात है, उसके यहाँ पे भी फ्रूट आ जाएगा, उसके ग्रो टू हेवन के अंदर भी। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क भी सीरियस था, उसका फ्रूट सबसे बड़ा था यहाँ पे। अब देखते हैं, नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड अंदर से सोचता है, सबसे बुरे केस में हेवनली कोर्ट से हेल्प लूँगा। और उसका वो एक तरीके से ना उसको लग रहा था ना, जब हेवनली कोर्ट से उसने मदद माँगी थी, तो उसका सबसे बेस्ट डिसीज़न था। ये बंदा है ना स्पाई की तरह काम कर रहा है थ्री हेवेंस वाली अलायंस के अंदर। थ्री हेवेंस नहीं कह सकते, टू हेवेंस और वूश वाई जो इनके साथ मिला हुआ है, तो थ्री अलायंस हो जाएगी इनकी। तो इनके अलायंस में ये बंदा एक ट्रेटर था। तो इसको ऐसा है कि भाई मैं तो दोनों साइड अपना पैर हूँ, मतलब बोट है, दोनों बोट पे एक-एक पैर रख के चल रहा हूँ और जब मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी से हेल्प ले सकता हूँ। लेकिन इसको पता नहीं है जब दोनों बोटें एक-दूसरे की जगह अलग-अलग जगह जाएँगी, तो जिसके बीच में से फटेगी तब क्या होगा? छोड़ो इसको। वो सीक्रेटली हेवेली कोड की इन्फो भी देता रहता था। मतलब इन्फो देता रहता था कि ये देखो यहाँ पे ये सब चल रहा है। तभी तो इन्फॉर्मेशन की वज़ह से अटैक करने आए थे। हेवेली कोड की साइड भी पैनिक में आ गई थी। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, हेवेली कोड की साइड देखते हैं। उन्हें सच पता चलता है कि क्यूआईजी रिवाइव हो चुका है, ग्रो टू हेवन का डिज़ास्टर आ चुका है सबके पास। वो शॉक में भी थे। हेवेली कोर्ट में भी क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट ग्रो हो रहा था, बल्कि पैंथम प्राइमेसी वाला था। अब पता नहीं क्या सीन चल रहा था यहाँ पे। क्विंग डिंगलिंग जो कि लीडर थी, वो एक तुरंत ही मीटिंग बुलाती है। अब यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट होता है। अब एनालिसिस में देखते हैं, यहाँ पे हेवेली कोड के पास कुछ एडवांटेजेस भी थे, जैसे उनका ना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, क्यूआई पाथ की मास्टरी है, प्रिमोडियल ओरिजिन की लेगेसी है उनके पास, प्लस हेवन पाथ में रिसर्च है उनके पास। हेवन पाथ अभी सबसे मिस्टीरियस पाथ चल रहा है भाई, इसकी वजह से बहुत दिक्कतें आई है ना, इसलिए। अब देखो उनका कंक्लूजन कुछ ऐसा था, एक इमॉर्टल कहता है कंक्लूजन के अंदर कि ह्यूमंस के पास से ह्यूमन वेन्स होते हैं। दूसरा कहता है अर्थ के पास अर्थ वेन्स होते हैं, हेवेंस के पास हेवन वेन्स होते हैं। टू हेवेंस के ग्रो टू हेवेंस, हेवेंस वेन पर हैं, इसलिए वो ज़्यादा एक्स्ट्रा नरिश होते हैं। अब ये दिक्कत हो रही है क्योंकि हेवन पाथ ही दिक्कत दे रहा है, ये हेवन फ्रूट है, क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट वाला, इसलिए। बहुत सारी दिक्कतें भी थी। उनमें से एक दिक्कत देखो साफ-साफ पता चल रही है, ये हेवन पाथ की वज़ह से हुआ है, क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट है। और क्या होता है ना, जो हेवेंस यानी टू हेवेंस के अंदर रहने वाले ब्लैक एंड व्हाइट हेवन वाले रहने वाले लोग हैं, उनको एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिल रही है। नरिशमेंट किस चीज़ की मिल रही है? फ्रूट की नरिशमेंट मिल रही है और फ्रूट बड़ा होगा तो उनके लिए तो डिज़ास्टर है जिनके अंदर फ्रूट बड़ा हो रहा है, इसलिए। तो अब हेवेली कोड को थोड़ा बहुत एडवांटेज था। अब हेवेली कोड आगे एक बंदा कहता है, वर्ल्ड तो यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं। की पॉइंट पता चलता है कि 5 रीजन तो ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं। अर्थ वेन भी यहाँ पे मर्ज हो रहे थे। 2 हेवेंस जो हैं वो भी आपस में मर्ज हो जाएँगे, लेकिन स्लोली मर्ज हो जाएँगे और आगे जाके मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हेवन एक ही हेवन बन जाएँगे और रिजल्ट क्या होगा? 2 हेवेंस के अंदर भी क्यूआई टाइड आएगी, वो भी भयंकर लेवल की। एक इमॉर्टल ने कहा जहाँ क्यूआई मिक्स होती है, वहाँ क्यूआई टाइड तो बनते ही हैं। दूसरा कहता है वहीं से क्यूआई पाथ मटेरियल प्लस क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट भी बनते हैं। अभी इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है, टू हेवेंस ग्रो टू हेवन सबसे पहले हिट हुए थे इस क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट वाले डिजास्टर से, क्योंकि वो डायरेक्ट हेवन वेन से कनेक्ट थे। हेवेंस वेन पर ही कनेक्ट है और हेवन से ही कनेक्ट है। क्वीन डिंगलिंग यहाँ पे पूछती है और कहती है अगर ग्रो टू हेवन को हेवन वेन से हटा दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। तो क्वीन डिंगलिंग के जवाब को देते हुए बंदा एक कहता है कि थ्योरी के हिसाब से तो क्वीन डिंगलिंग आप सही कह रहे हो, ग्रो टू हेवन वेन से हट जाए तो क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट का ग्रोथ रुक जाएगा। तो क्वीन डिंगलिंग यहाँ पे कहती है रीलोकेट करना देखो इजी नहीं होता है। हेवनली कोट इतना बड़ा है, प्रीमोडल ओरिजिन का बेस है, प्लस काउंटलेस इमॉर्टल प्रेमिसेस है यहाँ पे। कैसे फ्रूट को शिफ्ट करें अगर यहाँ पे ग्रो हो गया तो? हॉल यहाँ पे साइलेंट हो गया, डेड साइलेंस की सही बात है। अगर यहाँ पे फ्रूट ग्रो हुआ तो इन लोगों को भी तो डिजास्टर तो इनके लिए भी है, ये क्या करेंगे? तो फेंग ज़ेंग कहता है शायद डीमल इमॉर्टल क्यूआई जू के पास कोई सोल्यूशन हो। तो क्विंग डीलिंग की आईज यहाँ पे शाइन करती हैं, पॉइंट यहाँ पे वैलिड था। लॉजिक देखो ये है कि क्यूआईजी ने क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट का यूज करके अपने आप को जिंदा कर लिया, रिवाइव कर लिया। मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा था यहाँ पर।
लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसको कॉर्पोरेट करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो इमॉर्टल्स यहाँ पे डिस्कस करने लग गए और कहने लग गए। एक इमॉर्टल कहता है, हिस्ट्री के हिसाब से क्यूआई कभी कॉर्पोरेट करेगा ही नहीं। दूसरा कहता है कि बेटर ऑप्शन है कि क्यूआई एंसेस्टर से कॉर्पोरेट कर लें, वो भी तो उसके बराबर का ही है। रीज़न पता चलता है कि हमें एक क्यूआई पाथ का एक्सपर्ट चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमें क्यूआई एंसेस्टर को ही चुनना पड़ेगा। और फैक्ट भी यही कहता है कि ड्यूक लॉन्ग ने उसको प्रिमोर्डियल ओरिजिन इनहेरिटेंस का हाफ हिस्सा दिया था अपने क्यूआई एंसेस्टर को। फेट वॉर में उसे इंटरफेयर नहीं किया, यानी प्रॉमिस निभाया अपने क्यूआईसी एंसेस्टर ने। चाहता तो वो आ सकता था यहाँ पे इंटरफेयर करने, लेकिन वो आया नहीं। ट्रस्ट तो पॉसिबल था, और देखो कंसर्न भी था। कंसर्न ये था कि एक इमॉर्टल कहता है कि उसका फेंगयुआन से यार कनेक्शन अभी भी तो है। तो एक रिप्लाई में बंदा देते हुए कहता है कि अरे वो इशू थोड़ी ना है, फेंगयुआन से कनेक्शन हो कोई बात नहीं, उसका गोल तो क्लियर है, ईस्टर्न सी का एक तरीके से लीडर बनना है अपने क्यूआईसी एंसेस्टर को, बस ठीक है। और उसके एक्शंस फेंगयुआन से अलाइन नहीं होते हैं, वो तो अपना कुछ बड़ा एम्पायर खड़ा करने में लगा हुआ है। रियलिटी भी पता चलती है कि इमॉर्टल कहता है कि हेवनली कोड खुद सॉल्व नहीं कर सकता इस चीज़ को, हमें किसी न किसी की हेल्प चाहिए होगी। दूसरा कहता है इमॉर्टल ग्रेवयार्ड तो डिस्ट्रॉय हो गया है, स्टार कंस्टेलेशन की विल अभी अपीयर ही नहीं हो रही है, तो हमें कुछ हिंट मिले, कुछ पता चले कि आगे क्या होगा। तो फाइनल पुश यही होता है कि एक इमॉर्टल कहता है कि अगर क्यूआईसी सिस्टर को कॉर्पोरेट करवा लिया जाए, अपने साथ मिलवा लिया जाए, उसे रिक्रूट कर सकें, तो हम एक तरीके से पशुडे वेनरेबल लेवल की स्ट्रेंथ की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है और उससे मिल भी जाएगी। एक तरीके से बिल्कुल ड्यूक लॉन्ग के बराबर उसको माना ही जाता था यार, क्योंकि पिछली बार बराबर की टक्कर दी थी। हालाँकि हमें ये नहीं पता भाई, ड्यूक लॉन्ग ने तो पेट वॉर के अंदर अपनी जान लगा दी थी। वो वाली जान से अगर वो क्यूआईसी एंसेस्टर के साथ लड़ता, तो तब भी क्या वो टक्कर दे पाता? पता नहीं। कोई नहीं, लेकिन देखो भाई, क्यूआईसी एंसेस्टर यानी फेंग युआन पावरफुल तो है। आगे देखते हैं। क्विंग डेलिंग यहाँ पे लीडर अपनी डिसाइड करती है और कहती है ठीक है, कोशिश करते हैं अपने क्यूआईसी एंसेस्टर को अपने साथ मिलाने की, उसको रिक्रूट करने की हेवनली कोर्ट के अंदर। और थोड़ा तो मतलब सॉरी ना, यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, बीच-बीच में ना प्रॉब्लम हो रही है। वो इसलिए ना क्योंकि पिछली चीज़ों को रिकॉल करने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। बीच-बीच में ना ज़बान भी लड़खड़ा रही है। मैंने 2 दिन से कुछ भी काम-वाम नहीं करा है ना, बिल्कुल ही काम नहीं करा। मतलब बोलने वाला कोई भी वर्क नहीं करा मैंने, सिर्फ़ हाथों से वर्क करे जा रहा था मैं। पूरा शादी वाले चीज़ों की दिक्कत थी वहाँ पे। एक वेडिंग को अटेंड करा था ना मैंने, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था। अपने एपिसोड के ऊपर वापस आते हैं। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और सीन दिखाया जाता है इमोरल व्हाइट हेवन के अंदर। हवा में अरोरा लाइट्स चमक रही थी और बहुत डार्जिलिंग थी। ईस्टर्न सी का एक रैंक 7 गुई मॉडल क्विंग हुईज़ी आसमान में उड़ रहा था और अपने इमॉर्टल किलर मूव यूज करके लगातार अरोरा लाइट को कलेक्ट कर रहा था। वो रेनबो लाइट को अपने हाथ में जमा करके उन्हें बॉल्स में कन्वर्ट करता और फिर बॉल्स को अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में डालकर क्लाउड सॉइल में दबा देता। कुछ टाइम बाद ये अरोरा बॉल्स ग्रो करके सीडलिंग्स बन जाते हैं, यानी बीज बन जाते हैं किसी चीज के। और उन्हीं लाइटनिंग वाटर और एक तरीके से मैग्नेटिक साउंड का यूज करके वाटर किया जाता और फिर उनसे ना फ्रूट निकल आते हैं, फ्लाइंग फ्रूट्स निकल आते हैं कुछ अजीब टाइप के। ये फ्लाइंग लाइट फ्रूट्स रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल थे, बहुत डेंस लाइट से बने हुए थे और हर तरह के कलर्स में थे, जैसे रेड, ब्राउन, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, पर्पल। क्विंग हुईज़ी सिर्फ फ्रूट्स तोड़ता नहीं था, उसके पास यूनिक प्लांटेशन मेथड भी थे। इसी वजह से वो ट्रेजर हेवन में फ्लोइंग लाइट फ्रूट के 3 मेन सेलर्स में से एक था। क्विंग हुईज़ी कहता है, क्यूआई टाइड ने हेवनली क्यूआई वॉल को वीक कर दिया है। अब मैं अंदर आराम से जा सकता हूँ, इमोरल व्हाइट हेवन एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अरोरा लाइट्स 2 हेवेंस में बहुत ही कॉमन थी, बहुत क्वांटिटी में मिलती थी और क्विंग हुईज़ी खुद कलेक्ट करता था। इससे कॉस्ट कम हो जाती थी और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता था। साथ ही वो नीचे हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल पर भी नज़र रखता था और उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो ना मतलब स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो इमोरल व्हाइट हेवन में ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सके और ना ही वो हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल तोड़ सकता था। इसलिए अगर क्यूआई टाइड से बना गैप बंद होने लगे, तो उसे तुरंत ही ईस्टर्न सी वापस जाना पड़ता और ये मज़ाक नहीं था। अगर वो ध्यान हटा दे और यहाँ फँस जाता, तो अगले क्यूआई टाइड तक ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर वो फँस गया बाहर निकल नहीं पाएगा और क्यूआई टाइड आ गई तो भाई इसमें निपट जाएगा भाई अपना। बेसिकली वो अपनी जान रिस्क में डालकर अरोरा लाइट्स को कलेक्ट कर रहा था। पर गू इमॉर्टल कल्टीवेशन ईज़ी थोड़ी ना होते हैं। रैंक 7 होने के बाद भी उसे रिस्क लेना पड़ ही रहा था। लेकिन तभी क्विंग हुईज़ी कहता है, शी? शी? उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। अचानक हवा तेज चलने लग गई और क्लाउड हिलने लग गए। क्विंग हुईज़ी शॉक में आ गया जब उसने देखा कि नीचे का हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल एक इनविजिबल फोर्स से मतलब खींचा लिया जा सका है, यानी खींचा जा रहा था वहां से। और कुछ ही सांसों के आसपास में कई ली का एरिया क्यूआई वॉल के एक भवंडर में शक हो गया। और क्विंग हुईज़ी कहता है, ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई इमोरल डेसरेट बीस्ट है? पर ऐसी पावर वाला तो कभी मैंने सुना नहीं कि वो ऐसी मतलब ये जो अरोरा लाइट्स वाली जो भी प्लांटेशन चीज़ें हैं, जो भी वो देखता है यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, इन सबको एब्ज़ॉर्ब कर ले।
पूरा हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल ही गायब हो गया और एक और कॉन्वे शेप वाला स्केड्यूल डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ दिखने लग गया। अगले ही मोमेंट वो पूरा डोमेन एक लड़के जैसा दिखने वाले गुइमोटल वर्ल्ड के एक तरीके से नाक में एब्जॉर्ब हो गया। क्विंग हुइसी ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसका पूरा बॉडी और माइंड हिल गया, जैसे उस पर एकदम जैसे कोई कोल्ड पानी छोड़ दिया गया, ठंडा पानी। क्विंग हुइसी कहता है, डीमन इमॉर्टल क्यूआई जो, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? सिर्फ अरोला लाइट सी लेने में यहाँ पे आया था और मेरी मुलाकात हो गई डीमन इमॉर्टल क्यूआई जू से। क्यूआई जू ग्रो टू हेवन की बैटल रिसेंट ही हुई थी और सबको उसके बारे में पता चल चुका था। चाहे सबने फाइट डायरेक्टली ना देखी हो, पर डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू के मेथड्स और अपीयरेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुके थे। गो इमॉर्टल वर्ल्ड में कुछ लोग ऑफिशियली उसे अब देखो एक तरीके से अवॉइड एट ऑल कॉस्ट वाली लिस्ट में डाल चुके थे, यानी भाई ये तुम्हारे सामने आ गया तो अपना काम धंधा छोड़ के इससे भाग जाना। नंबर 1 पे माना जाता था फेंग युआन को, उसे तो देखते हिल जाना, देखते हिल जा, उसका नाम भी मेंशन हो जाए तो हट बस गायब हो जाओ, दिखो ही मत, अपने आप का ही गला काट लो, ऐसा हो जाएगा। उसके पास काउंटलेस मेथड थे और टेरिफाइंग स्ट्रेंथ थी, वो बिल्कुल रूथलेस था। हेवनली कोड भी उसका कुछ नहीं कर पाई थी। फेंग युआन के बारे में सब जानते थे। वू शुआई भी उस लिस्ट में था, ड्रैगन मैन का लीडर, ड्रैगन पैलेस का ओनर था, ह्यूमैनिटी से भाई गहरी दुश्मनी रखता था वो बंदा। और अब डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू भी इस लिस्ट में ऐड हो चुका था। हेवनली कोट और क्यूआईजू एंसेस्टर इस लिस्ट में नहीं थे क्योंकि वो वीक और बुली नहीं करते थे। और क्विंग हुइजी ने क्यूआईजू को पहचान लिया था, वो शौक में स्टैचू की तरह जम गया था। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू अपनी छोटी स्मूथ पाम को देखकर एक अजीब के लुक के साथ अपने हाथों को देख रहा था। उसका बॉडी अभी अभी एक लड़के जैसा छोटा था। अपने रिवाइवल के बारे में सोचकर वो इरिटेट और एंग्री हो गया था। अगर उसे थोड़ा सा और टाइम मिलता तो परफेक्ट अडल्ट बॉडी में रिवाइव होता, पर इविल ड्रैगन के डिस्ट्रक्शन की वजह से उसे जल्दी रिवाइव होना पड़ा था, जिससे उसका ग्रोथ रुक गया और पोटेंशियल लिमिट हो गया। अभी उसने हेवनली वाइंड क्यूआई बॉल को एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा लॉस को रिकवर किया था। रेस्ट के बाद वो फिर से मूव करने वाला था। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू कहता है, जूनियर वहां क्या देख रहे हो मुझे, इधर आओ। क्विंग हुइजी का बॉडी एकदम से कांप गया, उसे पता चल गया कि अरे यार उसने देख लिया है मुझे। वो डर सा गया और फिर डर के साथ उसके पास गया। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू हल्का सा स्माइल करा और अपनी फिंगर से एक अजीब से क्यूआई करंट निकाला। वो क्यूआई करंट तुरंत ही क्विंग हुइजी की बॉडी को सराउंड कर गया। क्विंग हुइजी इंस्टेंटली रेसिस्ट करना चाहता था कि यार बच जाऊं बच जाऊं बच जाऊं। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू कहता है, बचने का तो भूल जा, हिल मत यहाँ से। क्विंग हुइजी ने अपने दांतों को कस लिया, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करा। उसने स्ट्रगल छोड़ दिया और क्यूआई करंट्स को अपनी बॉडी और सोल में फ्रीली मूव करने दिया। कुछ टाइम बाद क्यूआईजू ने सब क्यूआई करंट्स वापस एब्जॉर्ब कर लिए और इंस्टेंटली ह्यूज अमाउंट में इंफॉर्मेशन मिल गई और करंट एरा की डीप अंडरस्टैंडिंग उसके दिमाग में आ गई। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू कहता है, ये एरा सच में इंटरेस्टिंग है, काफी एक्साइटिंग लगता है। फिर उसने ऑर्डर दिया। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू कहता है, अपने सारे के सारे गुवम मुझे दे दो। क्विंग हुजी के लिप्स एकदम से हिल गए। एक मोमेंट के लिए वो रेसिस्ट करना चाहता था, उसके मन में आ रहा था कि मैं मतलब नहीं दूंगा, पर लॉजिक जीत गया यहाँ पे। उसने ओबिडेंटली अपने सारे के सारे गुवम दे दिए, जैसा बोला कि उसने दे दिए। इस एक्शन से क्यूआईजू ने उसको दोबारा से एक तरीके से मतलब यूज कर डाला। बिना स्लेब बनाए भाई सामने वाले का यूज कर सकता था क्यूआईजू। क्यूआईजू ने सब गुवम्स को चेक करा, लाइट पाथ मॉडल गू को सिर्फ एक नजर से देखा, पर मॉडल गू में ज्यादा इंटरेस्ट लिया था उसने, स्पेशली सोल सर्च गू जैसे गुवम में वो काफी इंटरेस्टेड था। एंड में उसने लाइट पाथ इमॉर्टल को वापस क्विंग निंगलिंग को दे दिया, क्विंग निंगलिंग कह रहा हूँ सॉरी, क्विंग हुइजी को दे दिया। क्विंग हुइजी यहाँ पे शॉक में पड़ गया। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू मुस्कुराया, वो कहता है, जूनियर तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि मुझे रेसिस्ट करो, मतलब मेरे से रेसिस्ट करो। तुम्हें लगता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे जैसे छोटे इमॉर्टल गू मतलब तुम्हारे जैसे छोटे लोगों के लिए, तुम्हारे छोटे लोगों के छोटे गू क्यों ही चुराऊंगा, इतना ग्रेडी क्यों ही बनूंगा? यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारा गू नहीं चाहिए। जो उसे चाहिए था उसने ले लिया था, जैसे सोल सर्च वाले गू थे ना वैसे टाइप के, वो ले लिए तो उसने बाकी पूरा छोड़ दिया था इस बंदे को। क्विंग हुइजी पहले डिसबिलीफ में था, फिर उसका एक्सप्रेशन मतलब खुशी में बदल गया कि यार बच गया। और पता है इस बंदे ने बिना स्लेव बनाए सामने वाले का यूज कर लिया, स्लेव नहीं बनाया है, छोड़ दिया इसको। क्विंग हुइजी कहता है, जूनियर कभी भी सीनियर की वाइज जो कि इतनी बड़ी मतलब ये जो चीज थी छोड़ दिया, दया दिखाई, कुछ भी कह दो, मर्सी जो भी है इसको भूलेगा नहीं। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू जोर से हंसा और कहता, हा हा हा, मैंने तुम्हारी सोल सर्च की है, मुझे थैंक्स देने की जरूरत क्या है? मैंने भी तो तुम्हारा चीज मतलब तुम्हारा यूज कर लिया, चाहे तुम मुझे हेट भी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये एरा इंटरेस्टिंग है, पर पूरी दुनिया में वेनरेबल के बिना बहुत कम लोग हैं जो मेरे इंटरेस्ट को ले सके हैं। मेरे पास इमॉर्टल गू कम है, पर मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि लाइट पाथ इमॉर्टल गू छीन लूं किसी का। मुझे तो क्यूआई पाथ इमॉर्टल गू चाहिए। क्विंग हुजी के दिमाग में तुरंत ही एक थॉट आया। क्विंग हुजी कहता है, सीनियर क्या आप क्यूआईसी जा रहे हो? अगले ही मोमेंट डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू ने इरिटेट होकर अपनी स्लीव्स को हिला डाला। क्विंग हुजी तुरंत ही क्यूआई करंट से गिर गया और वो मूव ही नहीं कर पाया। वो जोर जोर से एकदम मतलब हटने लगे, मतलब तड़पाने लग गया कि हट जा क्या है, मेरे पर आ गया। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू ने
ठंडी सांस छोड़ी और उसने क्विंगहुजी की तरफ देखा भी नहीं और सीधा क्यूआईसी की डायरेक्शन में उड़ गया। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजी अब यहाँ पे कहता है, देखते हैं ये क्यूआईसी एंसेस्टर कितना पावरफुल है। मेरे को बहुत इरिटेट करता है जब भी मैं इसका नाम सुनता हूँ। हा हा हा, उम्मीद है उसके क्यूआई पाथ इमॉर्टल गो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ ईस्टर्न सी के आसमान में तेज स्पीड से उड़ रहा था। उसके आसपास क्यूआई करंट्स घूम रहे थे। वो अलग अलग सी एरियाज को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ रहा था, सीधा क्यूआईसी एंसेस्टर के डोमेन की तरफ जा रहा था। उसने अपने सारे ट्रेसेस को बिल्कुल हाइड नहीं करा था, बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखा रहा था कि वो आ रहा है। रास्ते में बड़े बड़े वेव्स उठ रहे थे, पूरा एनवायरनमेंट हिल रहा था। उसकी डेमोनिक प्रेशंस मतलब प्रेशर प्रेजेंस कुछ भी कह लो, ओपनली शो हो रही थी। रास्ते में कुछ ईस्टर्न सी गो इमॉर्टल मिले पर सब पैनिक में भाग गए। अपना बंदा कहता है हाँ। आधे रास्ते में ही डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू अचानक रुक गया, उसका एक्सप्रेशन शॉक में बदल गया। उसने अपने स्केड्यूल्ड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ में एक मूवमेंट को फील करा। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू कहता है कहीं ये कहीं मूवमेंट, वो थोड़ा सा स्टंड हो गया, फिर उसका फेस पर एक्साइटमेंट आ गई। उसने तुरंत ही क्यूआईसी जाने का प्लान साइड में रखा और डायरेक्शन चेंज करके साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ गया। कुछ टाइम बाद वो सी एरिया में पहुंचा। आसमान में बहुत सारे वाइल्ड एक तरीके से ना वाइट वाले क्लाउड्स थे जो सब कुछ कवर कर रहे थे। स्टारलाइट बिल्कुल दिख नहीं रही थी, चाहे यहाँ पे सन कितना भी तेज चमक रहा हो, उसकी लाइट क्लाउड लेयर को पार नहीं कर पा रही थी। सिर्फ थोड़ा बहुत एरिया ब्राइट चमक रहा था, बाकी क्लाउड से पूरा एकदम एब्जॉर्ब हो जाती थी लाइट। सी सरफेस बिल्कुल शांत था, पर अंदर काउंटलेस करंट्स चल रहे थे। हर टाइप के करंट्स थे, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थे, बिना किसी पैटर्न के मूव कर रहे थे। अगर कोई मॉडल अंदर गिर जाए इस क्लाउड के, तो तुरंत ही करंट्स उसकी बॉडी में भाई एक तरीके से होता है ना, ग्राइंडर के अंदर बंदा फेंक दिया तो हो गया क्या उसका काम, छिल जाएगा वही होगा। ये एक तरीके से टर्बुलेंट फ्लो सी एरिया था। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू ने ध्यान से इंस्पेक्ट किया, फिर खुश हो गया। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू कहता है परफेक्ट परफेक्ट, यहाँ जरूर शी का कोई फ्रेगमेंट होगा, तभी इतने क्योटिक करंट्स बन रहे हैं। लगता है रिवाइवल के बाद मेरी लक काफी स्ट्रांग हो गई है। पहले इस फ्रेगमेंट को ले लेता हूँ और एब्जॉर्ब करता हूँ, फिर उस क्यूआईसी एंसेस्टर के पास जाऊंगा। ये सोचकर वो सीधा समुद्र में डाइव कर गया और आंखों में एकदम भाई वो जो अलग ही टाइप की उसकी खामोशी टाइप थी, और वो एकदम अंदर चला गया। अब आगे देखते हैं। सेवेनियर रिमोटर प्राइमेसी के अंदर डिजास्टर अभी अभी चल रहे थे, सिचुएशन धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही थी और ये फेंगयुआन का प्राइमेसी है। फेंगयुआन का लॉस काफी हैवी था। अपने रिसोर्स पॉइंट बचाने के लिए उसने अपने इमोटर प्राइमेसी के अंदर सब वेरिएंट ह्यूमन और ह्यूमन गो इमोटल को अलग अलग जगह पे भेज दिया था। उन्हें रिसोर्स हैंडल करने का टास्क दिया गया था और उन्हें मॉडल गो भी दिए गए थे जो हेवेंसविल को डिटेक्ट कर सकते थे। साथ में फेंगयुआन का टाइम पाथ क्लोन और उसका मेन बॉडी मिलकर नए क्रिएट हो रहे थे। हेवेंसविल को कंटिन्यूसली एकदम एक तरीके से ना रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे, जगह-जगह जाके रिमूव कर रहे थे। इस एफर्ट से वो अपने सविनर इमोर्टल प्राइमेसी के सारे बड़े रिसोर्स पॉइंट बचाने में सक्सेसफुल रहा था। पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। जब तक हेवन पाथ दामाक रिवाइन नहीं होते हैं, तब तक हेवेंसविल लगातार बनता रहेगा और क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। यानी वो कितना ही कर ले, बनते तो रहेंगे। लेकिन एटलीस्ट उसको ना उन जगह पे जाके हेवेंसविल को मिटा देना है जहाँ-जहाँ उसके रिसोर्स पॉइंट हैं। एटलीस्ट भले हेवेंसविल बनेगा लेकिन ज़्यादा दिक्कत तो नहीं दे पाएगा, नुकसान नहीं दे पाएगा ना। सीन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ध्यान रखना। फेंगियन फुल पावर यूज़ कर रहा था, फिर भी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। अब वो बस रिसोर्स पॉइंट्स को मुश्किल से ही प्रोटेक्ट कर पा रहा था। सवेनियर रिमोटर प्राइमेसी बहुत बड़ा था, रिसोर्स पॉइंट उसका छोटा-सा पार्ट थे। बाकी एरियाज़ में हेवेंसविल आर्मी की तरह मूव करके रिसोर्स पॉइंट को तबाह कर रहे थे। फेंगियन समझ गया कि ये सब क्रिटिकल मोमेंट है। अब वो पूरा हेवेंसविल क्लीन नहीं कर सकता। इसलिए उसे क्यूआईसी में एक आइसोलेटेड सीक्रेट स्पेस बनाना होगा ताकि हेवेंसविल उसकी लोकेशन को डिटेक्ट ना कर सके। एक्सटर्नल सिचुएशन भी खराब थी। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू का रिवाइवल उसके एक्सपेक्टेशन के बाहर था। उसने क्लियरली बोला था कि क्यूआई सेंसेटर से मिलने आएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का प्रेशर एक साथ था, क्योंकि अगर वो मिलने आया तो भाई हाथ-वाथ तो मिलाएगा नहीं, लड़ने के लिए आएगा। लड़ेगा और बाहर से दिक्कत, एक्सटर्नल दिक्कत, लड़ेगा तो दिक्कत आएगी, एक्सटर्नल इंजरीज़ आएँगी, इंटरनल तो दिक्कत ही चल रही है। फेंगयुआ ने कहा अब सब कुछ इस इमॉर्टल फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा। उसका पूरा फोकस एक रोल पाथ फॉर्मेशन पर था। ये फॉर्मेशन मिनी ब्लू हेवन में था, हवा में फ्लोट कर रहा था और ये 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन का मेथड वर्जन था। एक तरीके से मतलब मेथड था, उसका ही वर्जन है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसे थोड़ा मान लो मॉडिफाई किया गया है, मॉडिफाइड वर्जन। फेंगयुआन के पास विजडम पाथ का अटेंडमेंट था। उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि सिचुएशन यहाँ तक पहुँच सकती है, इसलिए उसने पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी थी और काउंटर मेजरमेंट भी बने हुए थे।
कुछ टाइम बाद पहले उसे इंस्पिरेशन मिला कि क्यूआई टाइड को इमिटेट करके हेवंसफील्ड को रिमूव किया जा सकता है, और ये फॉर्मेशन उस पर रिसर्च रिजल्ट था। यानी जो उसने फॉर्मेशन बनाई है, ये उसका एक तरीके का एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है। अगर ये काम कर गया तो जिसने सोचा है वैसा हो पाएगा, हेवंसफील्ड को खत्म कर पाएगा वो। रैंक के इमॉर्टल एसेंस साइड में रेडी था, फॉर्मेशन भी स्टोर किया गया था। फेंगयुआन के थॉट ही साथ में यहाँ पे चल रहे थे, और एक ह्यूज फॉर्मेशन धीरे धीरे एक्टिवेट होने लग गया, और 10 ली से ज्यादा एरिया में ये पूरा फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही कवर हो गया। वुश वुश आवाज आई, तेज हवा चलने लग गई, आवाज पूरे हेवन और अर्थ में गूंज उठ रही थी। फॉर्मेशन से काउंटलेस क्यूआई करंट्स निकल रहे थे, और पूरा आसमान व्हाइट स्टीम जैसा हो गया था, कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर फॉर्मेशन से डीप लाइट रिलीज हुई। वो लाइट व्हाइट क्यूआई पर पड़ी और उसे पुश करने लग गई जैसे एक जाइंट हैंड, और अगले ही मोमेंट लगभग 30% व्हाइट क्यूआई आगे की तरफ फाउंटेन की तरह बढ़ने लग गई और बहने लग गई। वो प्रोफाउंड लाइट उस क्यूआई के अंदर घुसकर उसे मॉडिफाई करने लग गई, और टूटे हुए क्यूआई एक तरीके से कंसंट्रेटेड को मिलाने लग गई। मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे जो क्यूआई था, कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो उसने खुद की क्यूआई डाली थी इसके अंदर, उस प्रोफाउंड लाइट क्यूआई के अंदर जब वो लाइट गई अपनी, थोड़ा-सा गलती हो गई यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से समझना। फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन से लाइट निकली है, और ये जो फॉर्मेशन में लाइट निकली है, आई है, ये फॉर्मेशन लाइट से क्या हुआ है, इस लाइट ने क्या करा है, जो आस-पास और उसके पूरे इमॉर्टल प्रेमिस के अंदर क्यूआई तो है ही ना, वो क्यूआई भी है। हेवंसफील्ड की वजह से वो क्यूआई ना खराब हो गया है, और क्यूआई टाइड आ रही है उसकी वजह से भी क्यूआई ना खराब हो गया है, बिखर-सा गया है, एकदम टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं। तो फॉर्मेशन ने क्या करा, उसके ऊपर अपनी लाइट भेजी और उस सारे टुकड़ों को आपस में जमा करके, एक कंडेंस करके एक बेहतरीन क्यूआई बना दी। एक तरीके से होता है ना, वायर एकदम चूहों ने कतर दिया है, काट दिया है, तो चूहों के कतरने की वजह से उसने क्या करा, उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया। अब आगे देखते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, आगे देखते हैं। अगले ही मोमेंट लगभग 30% व्हाइट क्यूआई आगे की तरफ फाउंटेन की तरह बहने लग गया, और ऐसे बहते-बहते जहाँ-जहाँ से वो गुज़रा, हेवन एंड अर्थ का क्यूआई क्लीन हो गया, और स्ट्रेंथ में ये रियल क्यूआई टाइड जितना पावरफुल नहीं था, पर फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ये क्यूआई कहाँ से निकला? फॉर्मेशन के अंदर से निकला है, और ये फॉर्मेशन से क्यूआई निकल के कहाँ जा रहा है? पूरे इमॉर्टल प्रेमिस की जहाँ-जहाँ पे हेवंसविल है, वहाँ-वहाँ पे जा रहा है, और जो खराब क्यूआई इसको खत्म कर रहा है, साथ में हेवंसविल वाली जगह को लोकेट कर रहा है, उसमें सप्रेशन में हेल्प कर रहा है ताकि हेवंसविल को खत्म किया जा सके, और साथ-साथ में जितनी भी रिसोर्स जहाँ पे खराब हो गए क्यूआई टाइड की वजह से, उन सबको रिकवर करने में मदद कर रहा है। रिसोर्स रिकवर नहीं हो रहे, जगह रिकवर हो रही है, बाद में रिसोर्स पॉइंट दोबारा बनाया जा सकता है इसलिए। स्ट्रेंथ में ये रियल नहीं था, सीधी-सी बात है। असली क्यूआई टाइड जितना पावरफुल नहीं था, लेकिन ठीक-ठाक था। इसलिए फेंगयुआ ने इस फॉर्मेशन को मिनी ब्लू हेवन में सेट किया था, ताकि एक्सीडेंट से लाइफ फॉर्म का ह्यूज लॉस ना हो। 1 घंटे तक मूव करने के बाद क्यूआई टाइड मिनी ब्लू हेवन की बाउंड्री के पास पहुँच गया। फेंगयुआ ने रिजल्ट को चेक करा, जहाँ उसने स्पेशली हेवंसविल को अरेंज किया था, कंप्लीट क्लीन हो गया था, और एक भी ट्रेस नहीं बचा था, और जहाँ-जहाँ क्यूआई टाइड गुजरी थी, वहाँ-वहाँ सब क्यूआई खराब हो गई थी ना, वहाँ-वहाँ से हेवन एंड अर्थ क्यूआई बैलेंस भी शांत हो गया था। फेंगयुआ ने रिलीफ की सांस ली, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि देखो यहाँ हुआ क्या है, फेंगयुआन हो या चाहे कोई भी पर्सन हो, उसके प्राइमेसी के अंदर या कहीं न कहीं क्यूआई टाइड आती ही आती है, और अगर क्यूआई टाइड आई तो पूरे के पूरे रिसोर्स पॉइंट खराब हो जाएँगे, तबाह हो जाएँगे, ठीक है? तबाह हो जाएँगे, और साथ में ये होगा, तबाह होने के साथ-साथ जहाँ-जहाँ से वो क्यूआई टाइड जाएगी, यानी ऐसा मान लो एक ज़मीन वाला भवंडर, आसमान वाला भवंडर, पानी वाला भवंडर, जैसे टाइप का तुम्हारा प्राइमेसी है, वैसे ही टाइप का भंडर आएगा, और सब तबाह करके, टोर्नेडो या कुछ भी आएगा, सब तबाह करके चला जाएगा, और जहाँ-जहाँ से वो गुज़रेगा, वो पूरी जगह भी, ज़मीन भी बंजर खराब हो जाएगी। उसके ऊपर अगली बार से तुम रिसोर्स पॉइंट बिल्ड भी नहीं कर पाओगे। ज़मीन की भी दिक्कत, तबाह तो तबाह ही हुआ है। फेंगयुआ ने क्या करा, जो जगह तबाह हुई है, उसको वापस से फर्टाइल करने के लिए, उसको सही करने के लिए उसने फॉर्मेशन बनाई, ताकि जो क्यूआई खराब हो गई थी, क्यूआई के टुकड़े वहाँ पे छूट गए थे, वो क्यूआई के टुकड़ों को जमा करके वापस से एक एक वायर को ठीक कर दिया जाए, ताकि अच्छे से लाइनेज काम करे। ये कर दिया फेंगयुआ ने इस फॉर्मेशन की हेल्प से। साथ में इस फॉर्मेशन ने एक और काम करा, हेवंसविल जहाँ-जहाँ पे थी उस सबको भी कंप्लीटली क्लीन कर दिया। हेवंसविल बनती रहेगी उसके पास, लेकिन एटलीस्ट जहाँ-जहाँ उसे हटानी थी, अब हेल्प हो गई थी, उसकी फॉर्मेशन की वजह से हट भी रही थी। काम ईज़िली हो गया था। इस फॉर्मेशन की वजह से वो फाइनली हेवंसविल के बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो उसे क्यूआईसी के फॉर्मेशन के अंदर ही रहना पड़ता, ताकि हेवंसविल इसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज़ ना कर दे। अब उसका प्रेशर काफ़ी कम हो गया था। और जब उसने क्यूआई टाइड को देखा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और डीपन हो गई थी। फेंगयुआन कहता है क्यूआई टाइड हेवन एंड अर्थ क्यूआई के डिफरेंस की वजह से बनते हैं। जैसे पानी क्लिफ से गिरकर वाटरफॉल बनाता है, वैसे क्यूआई टाइड बनते हैं। रीजनल वॉल को खत्म होने पर और अर्थ वेन के यूनाइट होने से 5 रीजन का क्यूआई मिक्स हो रहा है, इसलिए क्यूआई टाइड अपीयर हो रहे थे। फ्यूचर में जब सब रीजन क्यूआई का मतलब सेम हो जाएंगे, यानी अभी तो देखो मिक्स हो रहे हैं तो मिलावट होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन क्या होगा आगे जाके ये मिलावट खत्म ही हो जाएगी, सब कुछ एक ही हो जाएगा, और जब सारे के सारे रीजन के अंदर सेम एक ही वाली क्यूआई बहेगी, यानी ऐसा मान लो दिल्ली गांव सब जगह की हवा एक ही होगी,
तो भाई तब क्यूआई टाइड खत्म हो जाएंगे। और 5 रीजनल वॉल्स असल में वो भी क्यूआई टाइड ही थे। पहले 5 रीजनल का हेवन एंड अर्थ क्यूआई अलग था, इसलिए बाउंड्रीज एरियाज पर एक तरीके से डिस्पैरिटी होती थी। पर क्योंकि अर्थ वेन अलग थे, क्यूआई मिक्स नहीं हो पाता था और गैदर होकर डेंस रीजनल वॉल बन जाते थे। इसी वजह से गो इमोर्टल को रीजनल वॉल में किलर मूव यूज करते वक्त बैकलैश मिलता था, क्योंकि उनका क्यूआई अलग होता था। ताओजू ने पूरी लाइफ में 5 रीजनल वॉल रिसर्च की ताकि असल में वो इस क्यूआई टाइड से निकल सके। उसका फोकस रूल पाथ पर था और उसका मेन रिजल्ट था 5 रेस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट, जो कि इनडायरेक्टली क्यूआई पाथ से कनेक्टेड था। फेंगजुआन के पास ताओजू का ट्रू इनहेरिटेंस था, प्रीमोडल ओरिगन का आधा इनहेरिटेंस था और क्यूआई शियांग की फाउंडेशन और खुद का क्यूआई पाथ का अटेंडमेंट भी था। और इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से उसने जल्दी ही प्रोग्रेस पा ली थी। फेंगजुआन कहता है अब मुझे इस फॉर्मेशन को थोड़ा-सा मॉडिफाई करके सब फॉर्मेशन पूरे प्राइमेसी में स्प्रेड करने होंगे ताकि क्यूआई टाइड भेजकर हेवेंसविल को रिमूव कर सकूँ। हेवेंसविल को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर हेवन पाथ दाओमाक का रिफाइनमेंट अभी भी बहुत बड़ा इश्यू था, क्योंकि अगर भाई दाओमाक रिफाइन नहीं हुए हेवन पाथ वाले तो हेवेंसविल बनता रहेगा, सीधी-सी बात है। पर अभी के लिए उसे प्रॉब्लम साइड में रखना पड़ा, क्योंकि डीमन इमॉर्टल क्यूआई आ रहा था उससे मिलने के लिए, यानी केवाईसी एंसेस्टर से मिलने के लिए। केवाईसी एंसेस्टर की आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। फेट वॉर में फेंगयुआ ने पूरी कोशिश की थी कि कोई क्लू ना मिले कि वो केवाईसी एंसेस्टर है। इस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा थ्रेट अब डीमन इमॉर्टल क्यूआई था। एक साइड फेंगयुआ इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, दूसरी साइड वो अपनी पेशेंटली मतलब भाई चीज़ों को हैंडल कर रहा था, वेट कर रहा था, देख रहा था कि डीमन इमॉर्टल क्यूआई आएगा तो क्या करा जाएगा। उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डीमन इमॉर्टल क्यूआई जल्दी फाइट के लिए आएगा। और कुछ टाइम बाद एक दिन क्यूआईसी के ऊपर एक चेंज हुआ, यानी वो आ चुका। फाइनली अपना बंदा प्रकट हो चुका था। डीमन इमॉर्टल क्यूआई हंसता और कहता है, मैं अभी रिवाइव हुआ, मेरे पास अभी इमॉर्टल गू नहीं है। सुना है तुम रैंक 8 पीक के सबसे बड़े क्यूआई पाथ एक्सपर्ट है क्यूआई एंसेस्टर, इसलिए मैं तुमसे कुछ गू बोरो करने आया हूँ, दोगे ना मुझे? अब क्यूआई एंसेस्टर यानी फेंगयुआन जोर से हंसा। फेंगयुआन कहता है, हा हा हा, बोरो करना, उधार लेने आए हो? इमॉर्टल को मेरे पास हैं, ले पाओगे या नहीं वो तो तुम्हारी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। डीमन इमॉर्टल क्यूआई हंसने लग गया। उसके फेस पर मतलब यंग फेस था उसका, स्ट्रॉन्ग बैटल इंटेंट दिख रहा था। डीमन इमॉर्टल क्यूआई कहता है, अच्छा जूनियर, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद आई, ये मेरा मूव फेस करो। एक मिनट यार, क्यूआई से सिस्टर से फाइट कर रहा है या फेंगयुआन से फाइट कर रहा है, पता नहीं, देखते हैं किससे फाइट हो रही है। क्योंकि भाई इसने बोला जूनियर, कि भाई इस एंसेस्टर को जूनियर कह रहा था ये। वैसे सही बात है, डीमन इमॉर्टल क्यूआई जो तो बहुत पुराना है ना, क्यूआई इस एंसेस्टर से भी पुराना है। क्या पता, आगे देखते हैं। अपना डीमन इमॉर्टल क्यूआई यूज करता है इमॉर्टल किलर मूव ग्रेट क्यूआई ग्रास्प, और इंस्टेंटली एक मिल्की वाइट क्यूआई का जाइंट हैंड निकला और छोटे माउंटेन जैसा था, जो फेंगयुआन के मतलब ऊपर आया और उसको ना हाथों से प्रेशर डाल के दबाने लग गया नीचे। ये वही मूव था जिसने डी जांगशन को भी एकदम भाई चपाट, एकदम प्लेन चपाट कर दिया था, जमीन में घुसा दिया था। बहुत डीप और कॉम्प्लेक्स था, फॉर्म चेंज कर सकता था और हैंडल करना मुश्किल था। फेंगयुआन ने गहरी सांस ली और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पुश करा, रंबल आवाज आई, 100 की लंबा क्यूआई बॉल आसमान में उठ गया। बहुत ग्रैंड और पावरफुल था। फेंगयुआन का अटैक था, क्यूआई बॉल ने उस जाइंट हैंड से टक्कर ली और हैंड को पीछे ढकेल दिया। डीमन इमॉर्टल क्यूआई हल्का सा मुस्कुराया, उसने फिंगर पॉइंट करी, वो क्यूआई हैंड तुरंत ही ब्रेक होकर काउंटलेस क्यूआई करंट्स में स्प्लिट हो गया, जो क्यूआई वॉल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ भी काम नहीं आया। फेंगयुआन का क्यूआई वॉल बहुत ही डेंस था। ओके, तो कंफर्म हो चुका है, क्यूआई एंसेस्टर वर्सेस फेंगयुआन, मतलब सॉरी, क्यूआई एंसेस्टर वर्सेस, यानी फेंगयुआन और क्यूआई एंसेस्टर एक ही हैं, वर्सेस किससे हो रहा है? क्यूआई कह सकता है, डीमन इमॉर्टल क्यूआई इससे फाइट हो रही है, क्योंकि भाई क्यूआई अटैक यूज़ कर रहा है और फेंगयुआन तो क्यूआई अटैक यूज़ नहीं करेगा। भले यहाँ पे फेंगयुआन बार-बार नाम आ रहा है, लेकिन क्यूआई एंसेस्टर ही समझना। डीमन इमॉर्टल क्यूआई का एक्सप्रेशन बदल गया। डीमन इमॉर्टल क्यूआई कहता है, ये स्ट्रॉन्ग क्यूआई वॉल है, इस मूव का नाम क्या है जो मेरे मूव से टक्कर ले रही है? फेंगयुआन ने सीधा जवाब दिया, कहा, फेंगयुआन कहता है, ये मूव मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए ही तो बनाया था क्यूआई, अभी नाम नहीं रखा। तुम कोई सजेशन देना चाहते हो तो दे दो। डीमन इमॉर्टल क्यूआई की आंखें एकदम हल्के से सिकुड़ गई और अंदर से शॉक हो गया। उसे ये ज़्यादा डरावना लगा कि ये मूव अभी-अभी क्रिएट हुआ था। इसका मतलब क्यूआई से एंसेस्टर का क्यूआई पाथ अटेन्मेंट बहुत हाई था, जो सिचुएशन देखकर तुरंत ही अपने मूव्स को मॉडिफाई कर सकता था। उसे नहीं पता था कि फेंगयुआन का मेन फोकस तो 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन मॉडिफाई करना था। ये क्यूआई वॉल तो सिर्फ एक छोटा-सा पार्ट था। हो सकता है अगर फेंगयुआन पूरा फोकस यहीं पे लगाता, अपने क्यूआई से फाइट करने में ही लगाता, उससे लड़ने के लिए अपने अटैक को प्रिपेयर करता, अटैक्स बनाता, इमॉर्टल किलर मूव बनाता, प्रिपरेशन करता, तो हो सकता है कि क्यूआई तो इसका काम हो चुका होता। लेकिन फेंगयुआन के ऊपर भाई डबल-डबल फोकस करना था, एक जगह उधर, एक जगह इधर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह। विज़डम गो के बिना भी फेंगयुआन के पास बहुत सारे विज़डम पाथ मेथड थे।
क्यूआई वॉल आसमान में और ऊपर बढ़ता गया और मिल्की वाइट क्यूआई करंट के पीछे हटना पड़ गया। जब वो डीमन इमॉर्टल क्यूआई जू के पास पहुंचा अपने फेंगयुआन का क्यूआई वॉल, तो क्यूआई वॉल सडनली ट्रांसफॉर्म हो गया। वो दो हैंड्स में बदल गया, एक ब्लैक एंड व्हाइट, और दोनों साइड से एकदम क्लैप करके क्यूआई जू को पकड़ लिया। पर डीमन इमॉर्टल क्यूआई जू ने डॉज नहीं करा, उसने खुद को पकड़ने दिया और अगले ही मोमेंट अंदर से एक आवाज आई। डीमन इमॉर्टल क्यूआई जू कहता है शी, और इंस्टेंटली ब्लैक एंड व्हाइट दोनों हैंड एब्जॉर्ब हो गए और एक तरीके से कॉनकेव शेप वाले स्केड्यूल डोमेन में आ गए। अब फेंग युआन शॉक हो गया कि अरे मेरे क्यूआई को एब्जॉर्ब कर लिया उसने। उसने क्लियरली फील किया था कि क्यूआई जो के ऊपर जो शेड्यूल डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ है वो पहले से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। डीमन इमॉर्टल क्यूआई जो को पता है कि नॉर्मल मेथड क्यूआई से सिस्टर पर काम नहीं करेंगे, इसलिए उसने अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ किया था, शेड्यूल डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ, जिसका नाम था उसने शी नाम रखा था इसका, एक्स और आई शी। फेंग युआन ने तुरंत ही अपने मल्टीपल क्यूआई पाथ किलर मूव को यूज़ करा, पर सब शी लैंड में एब्जॉर्ब हो गए, जैसे एक बॉटमलेस होल हो, कितना भी अटैक करो सब उसके अंदर ही जा रहा है, एक ब्लैक होल की तरह। अब डीमन इमॉर्टल की वाइजू के पास क्लियर एडवांटेज था। उसने फेंगयुआन के मूव को क्लियरली एक तरीके से कैजुअली एनालाइज भी करना शुरू कर दिया था। डीमन इमॉर्टल क्यूआई कहता है ये ब्लैक एंड व्हाइट हैंड्स का कॉन्सेप्ट अच्छा है। यिन एंड यांग क्यूआई को यूज करके अट्रैक्शन फोर्स से पावर इंक्रीज होती है। तुम्हारे क्यूआई डिफेंसेस भी इम्प्रेसिव हैं। तुम्हारे कपड़ों का हर एक थ्रेड वाइंड क्यूआई से बना है। क्या तुम हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल इमिटेट कर रहे हो? पर अफसोस, अगर ये पहले होता तो मेरे लिए थ्रेट होता, पर अब मैंने ट्रिबुलेंट फ्लो सी एरिया डिसमेंटल कर दिया है और शी लैंड को कंप्लीट रिपेयर भी कर लिया है। अब मैं दुनिया के सारे क्यूआई पाथ मेथड्स को काउंटर कर सकता हूँ। जूनियर क्यूआईसी, तुम अभी एक्सेप्शन नहीं हो जो मेरे से लड़ पाओगे। तो बताओ, अब मैं तुम्हारे इमॉर्टल को बोरो कर सकता हूँ? एबिलिटी है मेरे पास या नहीं, जो तुमने बोला था शुरू-शुरू में? क्यूआई जो की रेपुटेशन की इसी वजह से बनी थी। वो सारे क्यूआई पाथ के मेथड को काउंटर कर सकता था। हर क्यूआई पाथ किलर मूव शी लैंड में एब्जॉर्ब हो जाता था ब्लैक होल की तरह, जब तक वो लिमिट क्रॉस ना करे। पर प्रॉब्लम ये थी कि शी लैंड फुली रिपेयर हो चुका था। उसकी बैटरी स्ट्रेंथ एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही अपग्रेड हो गई थी। इस सिचुएशन में क्यूआई जू के लिए क्यूआई एंसेस्टर से डील करना वुशुआई से भी आसान था, जो ड्रैगन पैलेस कंट्रोल करता था। अब आगे देखते हैं। क्योटिक वाइट क्यूआई ने पूरे क्यूआईसी के ऊपर आसमान को कवर कर लिया था। डीमन इमॉर्टल क्यूआई जो ने नीचे क्यूआईसी सिस्टर को देख रहा था। उसका डेमोनिक ऑरा बहुत पावरफुल था। उसके सर के ऊपर शी लैंड का फुल पैंथम इमेज था, जो उसे क्लियर एडवांटेज दे रहा था। डीमन इमॉर्टल क्यूआई जो कहता है जूनियर क्यूआईसी, क्या मेरी कल्टीवेशन अब काफ़ी है तुमसे गू बोरो करने के लिए? फेंग युआन को प्रेशर फील होने लग गया। अभी के एक्सचेंज से उसने डीमन इमॉर्टल क्यूआई के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया था। उसके क्लियर मूव स्ट्रांग थे, पर उसका असली ट्रम्प कार्ड था स्केड्यूल डोमेन शी लैंड। इसी वजह से वो दुनिया के सारे क्यूआई गो को या क्यूआई पाथ या कुछ भी क्यूआई जो भी क्यूआई है भाई, सबको काउंटर कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर अपोनेंट किसी और पाथ का होता तो क्यूआई जू को इतना एडवांटेज नहीं होता, पर क्यूआई एंसेस्टर खुद क्यूआई पाथ कल्टीवेट करता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो रहा था और क्यूआई जू का नेचर दिखा रहा था। वो एरोगेंट था पर बेवकूफ़ नहीं था। उसे पता था कि कैसे अपना एडवांटेज यूज़ करना है। इसी रिवाइवल के बाद रिस्की फाइट अवॉइड करी। पहले शी लैंड कंप्लीट करा, फिर स्ट्रेंथ को बढ़ाकर क्यूआई सिस्टर के पास आया ताकि गू भी मिल जाए, और एक बार गू से मिल गए तो फिर वो बाकी पास से भी लड़ सकता है। उसका गोल क्लियर था, क्यूआई पाथ इमॉर्टल को लेना। अगर वो रैंक 8 क्यूआई पाथ इमॉर्टल को ले लेता तो उसकी स्ट्रेंथ पीक पर पहुंच जाती। सिर्फ क्यूआई सिस्टर के मेथड से फेंग युआन क्यूआई जू का मैच नहीं था। वो पैनिक में नहीं, मतलब फिर भी फेंग युआन पैनिक नहीं हुआ। फेंग युआन हमेशा प्लानिंग करके एक्शन लेता है। उसने पहले ही क्यूआई जू के थ्रेड को प्रेडिक्ट कर लिया था और क्यूआईसी का फॉर्मेशन मॉडिफाई किया था। अगर वो फॉर्मेशन में रिट्रीट करे तो कुछ टाइम तक रेसिस्ट कर सकता है, बच सकता है फेंग युआन। अगर क्यूआई जू अंदर घुसता तो फेंग युआन फॉर्मेशन को डेटोनेट करके भाग सकता है, चांस बना सकता है। और ये डेटोनेशन मेथड उसने फेंग दी चैंग से लिया था। और बैक देन फेंग दी चैंग ने डिवाइन विन पैलेस में ट्रैप सेट किया था और इमॉर्टल गू हाउस को एक्सप्लोड करके सिचुएशन टर्न करने के लिए फेंग युआन ने उसका प्लान फेल किया था। उसे कैप्चर किया और सोल सर्च करके ये मेथड ले लिया था। फिर उसने इस मेथड को मॉडिफाई करके क्यूआईसी फॉर्मेशन में सेट कर दिया था। अगर एक तरीके से डेटोनेशन होता तो एक तरीके से पावर ना बहुत पावरफुल होती, बहुत ज़्यादा। शायद क्यूआईजी को ना मारे पर एटलीस्ट उसे रोक तो सकती थी। और इस बात पर फेंग युआन कॉन्फिडेंट था कि एटलीस्ट वो मरेगा नहीं, लेकिन रुक तो जाएगा ही। पर एक प्रॉब्लम थी, अगर फेंग युआन रिट्रीट करेगा, पीछे हटेगा तो क्यूआईसी एंसेस्टर की रेपुटेशन गिर जाएगी। फेट वॉर में भी उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए काफ़ी एक तरीके से भाई अपने आप को बांध रखा था, गया नहीं था लड़ने के लिए। अगर अब वो हार गया, भागता, तो सबको लगेगा कि क्यूआईसी एंसेस्टर की क्यूआई जू हार गया है, यानी क्यूआईसी एंसेस्टर क्यूआई जू से हार चुका है। उसकी रेपुटेशन इन्फ्लुएंस ईस्टर्न सी में बहुत गिर जाएगी। डीमन इमॉर्टल क्यूआई जू ने देखा कि उसने 2 बार बोला पर कोई रिप्लाई नहीं मिला।
उसका पेशेंस खत्म हो रहा था। फिर वो अटैक करने ही वाला था, तभी एक ब्लड रेड लाइट आसमान को चीरते हुए सीधा उसकी तरफ आई। किवाईजू तुरंत ही डॉज किया और पीछे हटा। डीमन जजमेंट बोर्ड होराइज़न पर अपीयर हो चुका था, यानी फेंग ज़ेंग आ चुके थे अपने भाई। डीमन इमॉर्टल किवाईजू कहता है, हेवनली कोर्ट, फिर से तुम लोग आ गए। मैं तुमसे पंगा नहीं ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे बार-बार उँगली क्यों करते हो? फेट वॉर में भी इतनी बुरी हार के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है तुम्हारे पास कि लड़ने आ जाते हो जब मर्जी? अंदर से एक फीमेल वॉइस आती है। वॉइस कहती है, हेवनली कोर्ट ह्यूमैनिटी का राइटियस पाथ को प्रोटेक्ट करता है। हम कॉन्फिडेंस से नहीं, बिलीफ से एक्ट करते हैं। फेंगयुआन ने आवाज़ को सुनते ही पहचान लिया। फेंगयुआन अंदर से कहता है, कुंडिंगलिंग खुद आई है यहाँ पर। मेरी लक ने जो रेनफोर्समेंट दिखाया था वो यही था। डीमन इमॉर्टल किवाईजू ने फिंगर पॉइंट करी। किवाई करंट को गैदर करके एक बड़ा सा मेस बनाया और तुरंत ही हंड्रेड्स ऑफ वाइट स्पेस बनाया और मीटियोर की तरह सीधा गिरा दिया, यानी बहुत बड़े-बड़े भाले बनाए किवाई वाले और आसमान से सीधा नीचे गिराए और डीमन जजमेंट बोर्ड के ऊपर शूट हुए। बूम आवाज़ है। एक्सप्लोजन ने डीमन जजमेंट बोर्ड को हिला डाला और उसकी स्पीड रुक गई। किवाईजू कुछ बोलने वाला था पर उसका एक्सप्रेशन अचानक से बदल गया। वो लाइटनिंग स्पीड से अपनी जगह से हट गया। पहले जो ब्लड रेड लाइट आई थी वो वापस मुड़कर उस पर अटैक करने लग गई। उसने डॉज करा पर उस लाइट ने अचानक गोल्डन लाइट, मतलब उस लाइट में से अचानक से गोल्डन लाइट निकल गई, यानी रेड लाइट के अंदर से गोल्डन लाइट निकल गई। वो गोल्डन लाइट तुरंत ही एक जायंट गोल्डन सीजर्स में कन्वर्ट हो गई और उसके सर के ऊपर आ गई और क्रैक क्रैक आवाज़ आई। सीजर्स 2 बार यहाँ पे क्रैक क्रैक आवाज़ कराई और सरफेस पर ना इफ़ेक्ट नहीं दिखा। यानी हम जानते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये हुआ है कि फेंग ज़ेंग की कोई अटैक ने यहाँ पे गोल्डन लाइट को एमिट करा, उस लाइट ने यहाँ पे उस ब्लड रेड लाइट के अंदर से गोल्डन लाइट एमिट हुई, उस लाइट से सीज़र्स बन गए और शायद उस सीज़र्स ने क्या करा है, शेड्यूल्ड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ जो कि अपने किवाईजू का था, उसके डोमेन को आधा क्रैक कर दिया है। मेरे हिसाब से यही हुआ था। और जैसे ही अपने बंदे ने सेंस करा, अपने किवाईजू ने सेंस करा, भाई उसका सफ़ेद चेहरा हो गया। किवाईजू कहता है ये लक पाथ का मेथड है। उसने तुरंत ही इन्वेस्टिगेट मूव का यूज़ करा और फ़ील करा। अपना किवाईजू कहता है डैम, ये सीज़र्स मेरे लक को कट कर रही हैं। किवाईजू अपनी लक को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता था। रिवाइवल और टर्बुलेंट फ्लो सी एरिया डिसमेंटल करने में उसकी लक ऑलरेडी कंज़्यूम हो चुकी थी। अभी अटैक सिचुएशन ख़राब हो रहा था और एक तरीके से दिक्कत दे रही थी यार सिचुएशन। ओके, तो मुझे लगा इसका एक ना शेड्यूल डोमेन टूटने वाला है, लेकिन नहीं। क्यों? एक तरीके से जब ब्लड रेड लाइट आई थी वो फेंग ज़ेंग ने अटैक करा था और एक तरीके से ब्लड रेड लाइट के अंदर से जो गोल्डन लाइट निकली थी वो क्विंग निलिंग का अटैक था और क्विंग निलिंग ने यहाँ पे लक को तोड़ डाला है अपने किवाईजू के। मुझे लगा एक तरीके से शेड्यूल डोमेन ऑफ हेवन तो टूटेगा। लगा था यार टूटेगा क्योंकि उसका ठीक ऊपर आई थी वो, लेकिन शायद लक की वायर को काट दिया एक तरीके से। अब आगे देखते हैं, ये सिचुएशन और ख़राब हो रही थी। डीमन इमॉर्टल की जो कहता है क्यूआईसी हेवनली कोर्ट, मैं इस बात का याद रखूँगा, फ्यूचर में मौका मिला मैं तुम दोनों से हिसाब ज़रूर लूँगा। और वो समझ गया था यहाँ से भागना है। ये कहकर वो तुरंत ही किवाई करंट में घुस गया और बैटलफील्ड से निकल गया। डीमन जजमेंट बोर्ड के अंदर फेंग ज़ेंग थोड़ा-सा शॉक था। फेंग ज़ेंग कहता है फिर से भाग गया क्यूआईजू। बाकी हेवनली कोर्ट के मेंबर सीरियस थे। क्विंग निलिंग ने कामली एक्सप्लेन करा। क्विंग निलिंग कहती है इसी वजह से डीमन इमॉर्टल किवाईजू डेंजरस है। वो हमेशा काम रहता है और सिचुएशन को क्लियरली जज करता है। हम उसे सिर्फ थोड़ा-सा ट्रबल दे सकते हैं। अगर फाइट चलती रही तो क्यूआई सिंसेस्टर भी जॉइन करता, तब बैटल इंटेंस होता और उसका गोल क्यूआई पाथ इमॉर्टल को लेना था। फेल हो जाता, इसलिए उसने सीधा रेडिएट करना चूज़ करा। फेंग ज़ेंग समझ गया। फेंग ज़ेंग कहता है समझ गया, वो मिलियंस ईयर पुराना एक्सपर्ट है, अभी रिवाइव हुआ है, नए पाथ से फ़ैमिलियर नहीं है। ब्लड पाथ और लक पाथ अटैक से बचने का उसको प्रायोरिटी चाहिए। वो इन दोनों से बचता है। जब वो इन पाथ को समझ लेगा तो वो अपने मूव को मॉडिफ़ाई करेगा ताकि उसके मूव इन पाथ से भी लड़ सकें और फाइट करना आसान हो जाएगा उसके लिए, वो हमारे लिए मुश्किल। क्विंग निगलिंग ने हेड नोड करा, नहीं समझ गई। क्विंग निगलिंग कहती है बिल्कुल सही, चलो बाहर चलते हैं और कीवाई से एंसेस्टर से बात करते हैं। हमने उसकी मदद करी है तो क्या पता वो जॉइन हो जाए हेवेली कोड के अंदर। हेवेली कोड के गुई मोटर बाहर निकले और क्विंग निगलिंग लीड कर रही थी, आगे बढ़ रही थी और फेंग जिंग उसके पीछे पीछे चल रहा था और बाकी बाकी मेंबर्स भी पीछे आ रहे थे और क्यूआई से एंसेस्टर से बात होने वाली थी। अब आगे देखते हैं। हेवनली कोर्ट के गुई मॉडल ने खुद ही डीमन जजमेंट बोर्ड को वापस रख लिया था, ऐसे दिखाते हुए कि देखो हम यहाँ लड़ने नहीं आए, अपनी सिंसियरिटी दिखाई थी। फेंगयुआन ने गहरी सांस ली, उनकी तरफ देखा। यानी कीवाई से सिस्टर यानी फेंगयुआन एक ही बात है। फेंगयुआन कहता है आज मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्विंग लिंगलिंग ने गोल्डन आर्मर और केप में थी। उसका टॉल बॉडी, वाइड शोल्डर और लॉन्ग लेग्स भाई हीरोइक ऑरा दे रहे थे। पर उसका ऑरा फेंगजिंग वांग से अलग था। मतलब फेंगजिंग वांग से अलग था। उसमें एक नेचुरल नोबिलिटी थी, जैसे वो जन्म से ही सुपीरियर हो। अभी वो स्माइल कर रही थी। वो खुद फेंगयुआन के पास आई। क्विंग लिंगलिंग कहती है एसिस्टर, अगर आप इंजर्ड ना होते तो एक तरीके से डीमन इमॉर्टल की वजह इतना एरोगेंट कैसे होता। और मैंने देखा है अपन पूरी एक तरीके से आप ना पूरी फाइट में बस शांत रहे, आपने कुछ ज़्यादा अटैक नहीं करा। आपके पास सभी हिडन ट्रम्प कार्ड्स हैं, मुझे पता है। शायद हमें आपकी फाइट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, हम ना आते तो शायद आप उसे हरा देते।
उसकी बात बिल्कुल पोलाइट थी, जैसे बहुत आराम से बोल रही, रिस्पेक्ट दे रही हो। हेवेली कोर्ट का एटीट्यूड इस बार बहुत अलग था। पहले वो एग्रेसिव था, बहुत ऑप्रेसिव था, किसी चांस को मिस नहीं होने देता था और हमेशा भाई चिढ़ाता था सामने वाले को। पर अब फेट वॉर के बाद एकदम से चेंज हो गया था। ऐसा लग रहा था इसकी सिचुएशन जापान जैसी हो गई है। हिरोशिमा, नागासाकी से पहले और हिरोशिमा, नागासाकी के बाद वाली। फेट को डिस्ट्रॉय होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई थी। अब वो एक साइड रिकवरी कर रहे थे और दूसरी साइड अलायंस बना रहे थे। क्यूआईसी एंसेस्टर उनके लिए परफेक्ट एलाय था। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजी नेचुरली क्यूआईसी एंसेस्टर को टारगेट करेगा क्योंकि फेंग युआन और फेंग जीजे का लोकेशन अननोन था। क्यूआईसी एंसेस्टर स्टेबल जगह पर था, इसलिए ईज़ी टारगेट था। हेवेली कोर्ट ने इसी सिचुएशन का यूज़ करा था। ज़रूरत के वक़्त हेल्प करना नॉर्मल हेल्प से ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए उनका एक तरीके से इंटरवेंशन प्लान्ड था। सिर्फ फेंग युआन ही क्यूआईजी का वेट नहीं कर रहा था, हेवेली कोर्ट भी वेट कर रहा था कि कब कब अपना एक तरीके से क्यूआईजी आएगा और कब यहाँ पे अपने क्यूआईसी एंसेस्टर की हेल्प करने के लिए हेवेली कोर्ट जाएगा। फेंगयुआन ने कहा, फ्रेंड्स अंदर आइए, मैं एक सिंपल फीस्ट प्रिपेयर करता हूँ ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। वो सबको क्यूआईसी के फॉर्मेशन के अंदर ले गया। वहाँ उसने बैंक्वेट को अरेंज करा। शिया क्लैन के इमॉर्टल भी इनवाइट किए गए जो वहाँ गेस्ट के रूप में रह रहे थे। शिया क्लैन हेवेली कोड के लिए बहुत ग्रेटफुल थे। उनका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक था। उन्होंने क्यूआईजी और क्यूआईसी सिस्टर की फाइट देखी थी और वो काफ़ी वरीड थे। उनका टेरिटरी वू शुआई ने ले लिया था। अब वो उनकी होप सिर्फ क्यूआईसी सिस्टर पर थी। अगर क्यूआईसी सिस्टर हार जाता या मर जाता तो शिया क्लैन के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से ब्लो होता। एक तरीके से शिया क्लैन कभी रिकवरी नहीं कर पाता। इसलिए हेवेली कोड की हेल्प इनडायरेक्टली उनकी हेल्प थी। क्विंग निगलिंग ने शिया क्लैन को सिंपैथी दिखाई और टू हेवेंस अलायंस को कंडेम किया। उसने प्रॉमिस भी किया कि उनके खिलाफ फाइट भी करेगा, यानी टू हेवेंस के खिलाफ हेवेली कोड लड़ेगा ज़रूर। इससे शिया क्लैन का एक तरीके से इंप्रेशन और बेटर हो गया। उनके फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का फेस खुशी से एकदम रेड हो गया। सब यहाँ पे एक तरीके से एम्प्टी प्रॉमिस नहीं था, यानी यहाँ पे सिर्फ झूठा-झूठा मज़ाक करने नहीं आए सब। ये बहुत बड़े-बड़े लोग प्रॉमिस कर रहे हैं। इनके मुँह से बोली गई एक तरीके से मतलब शब्द भी एक तरीके से ज़बान होते हैं सामने वाले के लिए। हवेली कोर्ट ने पहले भी डीमन जजमेंट बोर्ड के साथ अटैक किया था और सबको पता था। क्विंग निगलिंग ने शिया क्लैन की सिचुएशन को एकदम अच्छे से देखा और पूछा। उन्होंने बोला कि क्यूआईसी सिस्टर उनके अच्छे से ख्याल रख रहा है और ग्रेटफुल है, पर उन्हें अपने घर वापस जाना है और टू हेवेंस अलायंस जब हार जाएगी तो वो अपने घर भी जा पाएँगे। क्विंग निगलिंग समझ गई फेंग युआन का प्लान, वो रेपुटेशन बिल्ड कर रहा था। क्विंग निगलिंग अंदर ही अंदर खुश हुई। एम्बिशियस होना अलायंस के लिए अच्छा होता है, यानी सामने वाला एटलीस्ट डेमोनिक पाथ तो नहीं एम्बिशियस है बस। फेंगयुआ ने भी शिया क्लैन को एक तरीके से रैंडमली इनवाइट नहीं करा था। वो हेवेली कोड के इंटेंशन को कंफर्म कर रहा था, साथ ही शिया क्लैन को विटनेस बना रहा था। क्योंकि अगर क्यूआईसी सिस्टर का हेवेली कोड से रिलेशन ज़्यादा क्लोज दिखता तो ईस्टर्न सी में उसकी अथॉरिटी गिर सकती थी। कुछ राउंड की वाइन के बाद फेंगयुआन कहता है हेवेली कोड के फ्रेंड्स, आज आपने ना मतलब मेरी मदद कर दी है, मैं ये फेवर याद रखूंगा। फ्यूचर में अगर हेवेली कोड को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ये एक भाई क्लियर कट सिग्नल था। हेवेली कोर्ट के इमॉर्टल्स खुश हो गए। क्विंग निगलिंग ने अपना कप रखा और स्माइल के साथ एक तरीके से टॉपिक पर आई, अपने टॉपिक पर। तो क्विंग निगलिंग कहती है, सच कहूँ तो हेवेली कोर्ट अभी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। हम आपसे बस एक हेल्प मांगने आए थे यहाँ पर। फेंगयुआ सीधा कहता है, बताइए ज़रा क्या हेल्प है? तो क्विंग निगलिंग ने डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं बताई। उसने एक इन्फॉर्मेशन पास मॉडल को फेंगयुआन को दे दिया। फेंगयुआन ने अपनी जो कॉन्शियसनेस थी उसमें डाली और तुरंत ही शॉक हो गया। उसके अंदर कंटेंट था भाई भरा हुआ। प्रीमोडल ओरिजिन की ट्रू इनहेरिटेंस का रिमेनिंग हाफ भी उसके अंदर था। अब आगे देखते हैं। फेंगयुआ ने जैसे ही प्रीमोडल ओरिजिन के ट्रू इनहेरिटेंस का बचा हुआ आधा पार्ट देखा, उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, इनहेरिटेंस से रिलेटेड ये नहीं है, यानी ये जो आधा हिस्सा दिया है ये कुछ और ही का हिस्सा है। इसके अंदर कंटेंट है, चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये ट्रू इनहेरिटेंस नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। फेंगयुआन के मन में एक थॉट आया, उसने सोचा, क्या मैं अभी के अभी सारे के सारे हेवेली कोड के गुई मॉडल को एक साथ ही खत्म कर दूं, क्योंकि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लोग थे। क्विंग डीलिंग भी आई थी, मेन लोग थे यहाँ पर। अगर भाई काफ़ी आइडिया टेम्पटेटिंग था, अच्छा लग रहा था कि कर दिया जाए, क्योंकि क्विंग डीलिंग एक तरीके से लीडर थी। फेंग जेंग उसके कंट्रोल करने वाला एक की पीस था। प्रिंस फेंगशान, बाई कांगशु सब यहाँ पे पिलर्स आ चुके थे। अगर ये सब मर जाते तो हेवेली कोड को ह्यूज डैमेज होता, लेकिन फेंगियो ने तुरंत ही आइडिया ड्रॉप कर दिया। रीज़न, उसकी स्ट्रेंथ अभी फुल नहीं थी। हेवन एक तरीके से ना हेवन पाथ दामाक उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। हेवेली कोर्ट वाले रिलैक्स दिख रहे थे पर एक्चुअली फुल अलर्ट थे। अगर अटैक करता तो वो तुरंत ही एक तरीके से इमॉर्टल को हाउस निकाल के डिफेंड करते, और सबसे बड़ा रिस्क उसकी क्यूआईसी सिस्टर आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि कॉर्पोरेट करना बेटर रहेगा, चाहे हेवेली कोर्ट उसका एनिमी हो। अगर बेनिफिट मिले तो एंटरनल लाइफ के पाथ में फेंगयुआन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं भी ज्वाइन हो जाए भाई। फेंगयुआन अंदर ही अंदर सोचता है, बेनिफिट मिले तो भाई एनिमी पार्टनर बन सकता है। एक्चुअली इस कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी प्रॉफिट था। हेवेली कोड की हेल्प से उसने डीमन इमॉर्टल क्यूआई जू को एक तरीके से भगा दिया यहाँ पे, और अब
उन्होंने खुद प्रिमोर्डियल ओरिजिन की ट्रू इनहेरिटेंस का रिमेनिंग हाफ दे दिया, लेकिन भाई ओरिजिनल कंटेंट वाला नहीं है। इसमें लिखा है टाइटल, लेकिन फुल वो नहीं है बिल्कुल। मैंने बोला ना ट्रू इनहेरिटेंस, लेकिन इसका मीन्स ये नहीं कि फुल ट्रू इनहेरिटेंस है। ये उस इनहेरिटेंस से रिलेटेड नहीं है जो मतलब रियल होनी चाहिए थी, जैसे होनी चाहिए थी पूरी वाली। फेंग युआन अंदर से काफ़ी सैटिस्फाइड था। पहले उसने ना बहुत प्लानिंग की थी कि ये इनहेरिटेंस के लिए, पर ड्यूक लॉन्ग उसे रोक रहा था। और फेट वॉर के बाद क्विंग निंगलिंग ने खुद ही उसे दे दिया था। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ट्रिपल क्यूआई रेस्ट्रिक्शन का मेथड। फैंगियन अंदर से कहता है क्विंग निंगलिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। विदाउट कंडीशन डायरेक्टली इनहेरिटेंस दे दिया। ये ह्यूज करेज था। फेंगयुआन सोच में कहता है अगर इसे पता चल जाए कि मैं ही फेंगयुआन हूँ तो शॉक में ही खून थूक के मर जाएगी ये। फिर फेंगयुआन ने एक्टिंग स्टार्ट करी। अपना फेंगयुआन यानी क्यूआई सिस्टर अपने भेस में कहता है तुम्हारी सिंसेरिटी हेवनली कोड क्लियर है। हेवनली कोड को जो प्रॉब्लम है मैं फुल हेल्प करूंगा, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। क्विंग निंगलिंग ने ये सुनकर रिलीफ की सांस ली। उसको सबसे बड़ा फियर था कि क्यूआई सिस्टर मना ना कर दे। अब उसके प्लान का नेक्स्ट पार्ट रेडी था। ट्रू इनहेरिटेंस सिर्फ एक चारा था, एक्चुअल कंट्रोल था क्यूआई पाथ इमॉर्टल गूड जो कि हेवनली कोड के पास है। यानी हो सकता है कि क्यूआई पाथ का इमॉर्टल को वो दे दें एक तरीके से फेंगयुआन को, और फेंगयुआन हेवनली कोड ज्वाइन करे। फ्यूचर में वो उन गू से फेंगयुआन को एक तरीके से बाइंड भी कर सकती है, और हो सकता है इसको बेट बना के यूज़ भी कर सकती है। एक और आइडिया भी आया उसके दिमाग में कि डीमन इमॉर्टल क्यूआई के प्रेशर को यूज़ करके क्यूआई से एंसेस्टर को परमानेंटली ज्वाइन करवाना, पर अभी उसने इस चीज़ को होल्ड करा क्योंकि बहुत जल्दबाजी हो जाती है। फिर उसे अपनी मेन प्रॉब्लम का एक्सप्लेन करा कि क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट मेन इशू है जिसकी वजह से हम यहाँ पे मतलब आए हैं। फेंग युआन ऑलरेडी गेस कर चुका था। ड्यूक लॉन्ग मर चुका है, इमोर्टल गिरिवियर डिस्ट्रॉय हो चुका है, हेवनली कोड में कोई क्यूआई पाथ का एक्सपर्ट बचा ही नहीं। रिजल्ट ये हुआ कि क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट कंट्रोल से बाहर हो रहा था। क्विंग नीलिंग ने इनहेरिटेंस देने का एक और हिडन रीजन दिखा दिया। इससे क्यूआई सेंसिस्टर जल्दी से एक तरीके से सोल्यूशन निकाल पाएगा। और सीन एंड में फेंग युआन साइलेंटली सब समझ चुका था यहाँ पे चल क्या रहा है। फेंगयुआन ने थोड़ा-सा सोचा और हेड नोड करा। फेंगयुआन कहता है, क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट का मैटर मैं हैंडल करूँगा, लेकिन अभी मेरे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है। मुझे क्लोज्ड कल्टीवेशन में जाके प्रिमोर्डियल ओरिजिन के ट्रू इनहेरिटेंस को स्टडी करना पड़ेगा। तभी शिया क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बोल पड़ा। शिया क्लैन का एल्डर कहता है, सिस्टर आप इंजर्ड हो, पहले रिकवर कर लीजिए। आपकी सेफ्टी सिर्फ ईस्टर्न सी नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी और वेरिएंट ह्यूमंस के बैलेंस से जुड़ी हुई है। एक्चुअली वो डर रहा था कि क्यूआई से एंसेस्टर हेवनली कोड की साइड चला गया तो शिया क्लैन को इग्नोर हो जाएगा, मतलब इग्नोर कर दिया जाएगा। क्विंग निंगलिंग स्माइल करते हुए कहती है, क्विंग निंगलिंग कहती है चिंता मत करो, अब हम टू हेवेंस अलायंस की बात करते हैं। वू शुआई एक बड़ा डीमन है, हेवनली कोड पे अटैक कर चुका है, हम उसे ग्रो नहीं होने देंगे। हम यहाँ सिर्फ एंसेस्टर की हेल्प के लिए नहीं बल्कि इस वेरिएंट ह्यूमन फोर्स को डील करने के लिए भी तो आए थे। फिर उसने ऑफर दिया, इमॉर्टल मटेरियल की फंडिंग दे दी, लॉस्ट लैंड को रिकवर करने का हेल्प भी करेगी वो, फ्यूचर में बैटल में रेनफोर्समेंट भेजेगी हेवनली कोड। शिया क्लैन एकदम से शॉक हो गया। शिया क्लैन का एल्डर एकदम हिल गया। शिया क्लैन का एल्डर कहता है, हेवनली कोड सच में राइटियस पाथ है। शिया क्लैन बहुत ग्रेटफुल है हेवनली कोड के लिए। और शॉर्ट में हमें बस इतना ही बात पता चली कि डील यहाँ पे पक्की हो चुकी थी। हेवनली कोड का रियल एम था कीवाइस से एंसेस्टर को अपनी साइड लाना, शिया क्लैन को बाइंड करना, अपने मतलब फेवर के नीचे दबा डालना, बाइंड हो जाएगा, और फ्यूचर क्योटिक वॉर के लिए बेस बनाना। पर ट्रुथ क्या था? वू शुआई यानी क्यूआई से एंसेस्टर बराबर फेंग युआन, ये तीनों लोग एक ही थे। और यहाँ पे मेन गेम कौन खेल रहा है? यहाँ पे फेंग युआन मेन गेम खेल रहा था। ये सीक्रेट किसी को नहीं पता। फेंग युआन ने तुरंत ही स्टैंस क्लियर करा। फेंग युआन कहता है मैं टू हेवेंस अलाइन को ईस्टर्न सी में एग्जिस्ट नहीं होने दूंगा, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्विंग निंगलिंग ने हाथ उठाया और कहा, सबको मारना जरूरी नहीं है, अलायंस में कुछ ह्यूमंस भी हैं। वो ह्यूमंस ह्यूमन से ही हैं, हमारे जैसे ही हैं। पहले उन्हें स्प्लिट करते हैं, उन्हें दो हिस्सों में बांट देते हैं ताकि वो हमारी साइड आ जाए, फिर अटैक करेंगे। फेंगियोन तुरंत ही समझ गया। फेंगियोन कहता है, तो कुछ ह्यूमंस फोर्सेस ऑलरेडी तुम्हारी साइड आ चुके हैं, तभी तुम ऐसी बातें कर रहे होगे। तो क्विंग नेलिंग कहती है, नहीं, लेकिन हमारे एक रैंक एट को इमॉर्टल कैप्चर करी थी विरानी स्केलेटन, और एक तरीके से इसका डेड बोन ग्रोटो हेवन की ओनर थी वो अलायंस ज्वाइन करने जा रही थी, पर रास्ते में हेवनली कोड ने उसे पकड़ लिया। और उसके अंदर से हमें नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड ने, मतलब एक तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ना नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड ने दिया था, जो सीक्रेटली हेवनली कोड का एजेंट था। प्लान सिंपल था, ग्रैनी स्केलेटन एक की है, उसको यूज़ करके बाकी ह्यूमन फोर्सेस को पुल करना था। फेंगयुआन ने क्लियरली पूछा। फेंगयुआन कहता है, क्या वो यही हैं? तो क्विंगलिन कहती है, नहीं, हमने उसे एक तरीके से मतलब बांध रखा है, और छोड़ भी एक तरीके से हमने बस उसे ना रखा है इन्फॉर्मेशन के लिए। शिया क्लैन एल्डर अंदर ही अंदर सोचता है, ये थोड़ा-सा रिस्की मूव है। फेंगियोन स्माइल करता है और कहता है, समझ गया। उसे अट्रैक्ट करने का मेन पॉइंट क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट ही था। तो क्विंग नीलिंग हँस पड़ी। वो कहते हैं, एग्ज़ैक्टली, उसके ग्रो टू हेवन में भी क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट का प्रॉब्लम है। अगर हम सॉल्व कर दें तो वो हमारी साइड आ जाएगी। तो प्लान यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ट्रस्ट को बिल्ड करो, ह्यूमन रेसेस को अपनी साइड लाओ, और अलायंस को अंदर ही से तोड़ दो। यानी अलायंस को अंदर से तोड़ दो। मीन्स ये है कि ह्यूमन्स को अलग कर दो और वेरिएंट ह्यूमन को अलग कर दो।
शिया क्लैन इमॉर्टल यहाँ पे एक्साइटेड हो गए, सब यहाँ पे कहते हैं परफेक्ट प्लान है। दूसरा कहता है यहाँ पे ये उनका लॉस है, हमारा तो बस गेन ही गेन होने वाला है। एटमॉस्फेयर लाइवली हो गया, सब यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, जैसे सब गेम उनके ही हाथ में होगी। राइटियस पाथ पक्का जीतेगी ऐसा उन्हें लग रहा था। फेंगयुआन तो चुपचाप यहाँ पे सब कुछ देख रहा था स्माइल के साथ। रियलिटी ये थी कि उसका पूरा प्लान ऑलरेडी फेंगयुआन को पता था। फेंगयुआन अंदर से सोचते हुए कहता, अगर इन्हें पता चले कि एनिमी को सब पहले से ही पता है तो क्या होगा, यानी एनिमी फेंगयुआन खुद भी है। उसकी नज़र फाइनली क्विक लिंक पर रुकी। फेंगयुआन एनालिसिस करते हुए कहता है, लग पाथ की कल्टीवेटर होने के बाद भी लीडरशिप इसकी स्ट्रांग है। दूसरे पाथ को मिमिक करने का लेवल भी इसका बहुत हाई है। नॉर्मल विजडम पाथ रैंक 8 से तो बेटर ही है ये बंदी। फिर उसका फाइनल थॉट आता है, लेकिन अगर यहाँ पे फेरी जीवी होती तो फेरी जीवी से अभी भी ये काफ़ी नीचे है, फेरी जीवी सबसे बेटर थी। इसी के साथ सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है सेंट्रल कंटेंट के अंदर। सेंट्रल कंटेंट फाइट फॉर क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट। यहाँ पे फाइट चल रही थी। एक इमॉर्टल कहता है ये क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट मेरा है, दूसरा कहता है हट जा तू, तीसरा कहता है ट्राई करके देखिए तो मेरा होगा। क्यूआई टाइड अभी खत्म हुआ था और लोन इमॉर्टल एक एक दूसरे पर लड़ रहे थे। 10 के आसपास यहाँ पे क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट के लिए आप मतलब लड़े जा रहे थे, 10 के आसपास लोग थे। और देखते हैं इनसाइड ग्रो टू हेवन डिजास्टर चल ही रहा है। बाहर जो मिल रहे हैं वो भी एक तरीके से सुपर ट्रेजर था। इफेक्ट ये हुआ कि सिर्फ फ्रूट को एक तरीके से क्रश करो, प्राइमेसी में हेवन एंड अर्थ की को बैलेंस इंप्रूव होगा। बाकी इमॉर्टल्स ने पहले फ्री मूवमेंट मिलता है। फाइट यहाँ पे पीक पे थी, तभी एक स्नो लाइट से स्काई सीधा अटैक करती है। वो डायरेक्ट एक रैंक 6 गो इमॉर्टल को हिट करती है। रैंक 6 इमॉर्टल हंस के कहता है, बस इतना ही दम था, किसने अटैक करा है मुझे ऊपर से। बैम आवाज आई, एक और हिट उसके ऊपर पड़ता है, और लेकिन इस बार वाला जो हिट था वो भाई मजाक नहीं था, एक बार में छेद डाला। तो डेड इमॉर्टल कहता है मतलब मरते हुए कहता है कैसे कैसे, पहले तो मुझे असर नहीं हुआ था। बाकी दोनों रैंक 6 शॉक में थे। तो इमॉर्टल कहता है, एक मिनट, ये तो स्नो डीमन है। तुरंत ही सब यहाँ से भाग गए। स्नो लाइट ने उन्हें इग्नोर कर दिया और सीधा फ्रूट को लूट लिया और इंस्टेंटली यहाँ से डिसअपीयर हो गया। और कुछ मिनट बाद स्नो लाइट एक हिडन वैली में रुकी और फॉर्म यहाँ पे रिवील हुआ। वो असल में बाइंडिंग थी। फेट वॉर के बाद फेंगयुआन ने उसे रिकॉल नहीं किया था, टेम्परली फ्रीडम मिल गई थी उसको। डिसीजन ये था कि फेंगयुआन के पास वापस नहीं जाना है, सोलो कल्टीवेट करना है और आगे बढ़ना है। बाइंडिंग ने ये सोचा था। और इस टाइम में बहुत सारे क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट को वो कलेक्ट कर रही थी, अपने प्राइमेसी में यूज़ कर रही थी। रिजल्ट ये हुआ कि रैंक 6 ब्लेसलैंड में ह्यूज बूस्ट मिल गया था। पर एक प्रॉब्लम थी, पहले फ्यूचर सेल्फ को यूज़ करती थी जिससे उसकी पावर रैंक 7 पीक पर पहुंच जाती थी। लेकिन फेट वॉर के बाद रिवर ऑफ टाइम अनस्टेबल हो गया, फ्यूचर सेल्फ डिसेबल हो चुका है, तो उसकी पावर वापस से रैंक 6 पर आ चुकी है। बाइनिमिंग अंदर ही अंदर कहती है, थोड़े और 100 फ्रूट मिल जाएं तो 2 घंटे फुल पावर फाइट कर सकती हूँ। तभी डेंजर सेंस हुआ, वो इंस्टेंटली वैली से निकल गई, पर वो लेट हो चुकी थी। पर्पल बैरियर एक्टिवेट हुआ और इमॉर्टल बैटलफील्ड के रिमूव आ गया और वो कंप्लीटली यहाँ पे एक तरीके से सील्ड स्पेस में आ गई। बाइनिमिंग कहती है, कौन है बाहर आ जाओ। कहती कौन है, एकदम से क्लैप क्लैप आवाज आती है। फेरिजीवी की एंट्री होती है। फेरिजीवी यानी स्पेक्टर सोल की स्लेव आती है। फेरिजीवी हंसते हुए कहती है, तुमने मेरा बैटलफील्ड एक्टिवेट होने से पहले फील तो कर लिया था, लेकिन अफसोस तुम मैं एक तरीके से भाग नहीं पाए, और फेंगयुआन के चूजन जीनियस तो तुम हो ही। तो बाइनिमिंग कहते, तुम एनिमी यहाँ पे रैंक 8 था और वो यहाँ पे रैंक 6 थी। डायरेक्ट होपलेस सिचुएशन थी। फेरिजीवी यहाँ पे क्यूरियस हो गई। फेरिजीवी कहती है, कैसे सेंस किया, कोई डिटेक्शन मेथड यूज तो नहीं किया ना तुमने। बाइनिमी ने कहा, एक तरीके से इंस्टिंक्ट थी, जैसे जानवरों के ना इंस्टिंक्ट होती है ना, वैसे ही। वो कहती है कि इंस्टिंक्ट थी, तुम पहले से ही ट्रैप लगा के वेट कर रही थी ना, इसलिए। फेरिजीवी हंस पड़ी। फेरिजीवी कहते, तुम बहुत ही एक्टिव थी लेटली, क्लूज को कलेक्ट करना इजी था, टाइमिंग लोकेशन प्रेडिक्ट कर ली थी। तभी पीछे से एक और एंट्री आती है। ओल्ड मैन जेंग युआन आता है, वो भी स्लेव था स्पेक्टर सोल का। ओल्ड मैन जेंग युआन कहता है, ये ह्यूमन क्यूआई की वजह से हुआ है, हमने ट्रैप एक्टिवेट करा और उसकी ह्यूमन क्यूआई एक तरीके से रिएक्ट हुई। एक तरीके से यहाँ पे एक फील हुआ, एक रिएक्शन हुआ, एक स्पार्क हुआ। उस स्पार्क को बाइंडिंग ने फील कर लिया और वो एक तरीके से एक्टिव हो गई। तभी उसको पता चला था ये सब भाई ह्यूमन क्यूआई की वजह से हुआ है, अदरवाइज उसको पता नहीं चलता। बाइंडिंग भी रेडी थी इस डांस के लिए। बाइंडिंग कहते हैं, ज़्यादा बोल लिया, फाइट कर लो हेवेली कोट वालों। तो फेरिजीवी एकदम मुस्कुराई। फेरिजीवी कहती है, एक मिनट, जो तुमने पहले बोला हेवेली कोट, उसको वापस लो। गलत, हम हेवेली कोट नहीं हैं, शैडो सेक्ट के रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, हम तुम्हें मारने थोड़ी ना आए हैं। तो बाइंडिंग कहते हैं, क्या तुम फेंगयुआन के साइड आ गई फेरिजीवी। तो जेंग युआन कहता है, फेंगयुआन ने शैडो सेक्ट लीडर का पोजीशन चुरा लिया, हम असली शैडो सेक्ट हैं। बाइंडिंग समझ गई। बाइंडिंग कहते हैं, स्पेक्टर सोल रिवाइव हो गया है, तुम लोग मेरे थ्रू फेंगयुआन तक पहुंचना चाहते हो। पेरिजीवी कहती है, तो ज्वाइन कर लो यार, फ्रीडम चाहिए ना तुम्हें फेंगयुआन से। बाइंडिंग एकदम कोल्ड नज़र से देखती है। बाइंडिंग कहते हैं, फ्रीडम चाहिए, पर तुम्हारे साथ या फेंगयुआन के साथ फ़र्क क्या पड़ता है, दोनों तो एक ही है, चाहे तुम्हारे साथ हूँ या उसके साथ हूँ। फ्रीडम तो मुझे मिलने से रही, तुम्हारे साथ तो और ज़्यादा एक तरीके से स्लेव बन जाऊंगी। उसने नोटिस करा था कि जीवी और जेंग युआन स्पेक्टर सोल के कंट्रोल में थे। फेंगयुआन के साथ तो एटलीस्ट वो भाई
एक तरीके से अलाय वाली फीलिंग रखती थी, उसको कंट्रोल नहीं करता था फेंगियान, बस ऑर्डर देता था, वो ऑर्डर को फॉलो करती थी। लेकिन भाई फ़ेरिज़ी और ज़ेंगियोन ये तो पूरे स्लेव थे। तो फ़ेरिज़ी कामली कहती है, चॉइस है ही नहीं तुम्हारे पास तो, यहाँ पे हम तुमसे पूछने नहीं का है, मतलब पूछने नहीं आए हैं, तो सरेंडर कर दो या तो डेथ को एक्सेप्ट कर लो। कुछ ही सेकंड के साइलेंस के बाद फिर से बाइनिमिंग कहते हैं ठीक है मैं जॉइन करती हूँ। ज़ेंग युआन पास आया और शोल्डर को टैप करा। ज़ेंग युआन कहता है स्मार्ट चॉइस थी, तुम्हारे अलायंस एग्रीमेंट को हम हैंडल कर लेंगे, पर तुम्हारा ड्रैगन मैन स्टेटस प्रॉब्लम है, फेंग युआन ने मॉडिफाई किया है, जल्दी से रिमूव करना होगा। बाइनिमिंग यहाँ पे कामली कहती है कोई बात नहीं, अब तो आदत हो चुकी है। और जो उसने एक लाइन बोली है ना, आदत हो चुकी है, जो आदत का मतलब है ना, आदत वो कुछ ऐसा कहना चाहती है। देखो इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, चैप्टर 1 से लेके इसकी ज़िंदगी कैसे शुरू हुई थी। बाइंडिंग की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, पहले वो फेंगयुआन के कंट्रोल में आ गई थी, मतलब फेंगयुआन के कंट्रोल में नहीं, फेंगयुआन ने उसे कंट्रोल करा था शुरू-शुरू के अंदर, क्योंकि भाई फेंगयुआन के पास इन्फॉर्मेशन का एडवांटेज था। शांग क्लैन वाली आर्क, क्विंगमो माउंटेन से जब फेंगयुआन और बाइंडिंग बाहर निकल गए थे, कूद के निकल गए थे, सीज़न 1 याद होगा तुम्हें वो वाला बुक 1 वाली। तो वहाँ पे भाई फेंगयुआन ने फुल कंट्रोल लिया था बाइंडिंग के ऊपर। शांग क्लैन आए थे, फाइट करी थी, क्या-क्या सीन हुआ था। थ्री किंग्स इनहेरिटेंस वाली आर्क आई थी, वो उसमें भी देखा होगा, धोखा वोखा। फिर वो शैडो सेक्ट में आ गई, जिसमें शैडो सेक्ट में गई तो वहाँ पे ओल्ड मैन यानशी ने उसको एक तरीके से अपने अंडर ले लिया। ओल्ड मैन यानशी की वो बात मानने लग गई। वहाँ पे एकदम भाई रह ऐसे ही रह गई उसकी ज़िंदगी। फिर वो वापस फेंगयुआन के अंदर आ गई, कैसे ड्रैगन मैन बन गई थी तो। अब उसे फेरिज़ेवी के कंट्रोल में आना पड़ रहा था। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि बाइंडिंग कहना चाहती थी कि मैं ऑलरेडी इस सब की आदत डाल चुकी हूँ। पता है एक ये ना सच में भाई इसकी ज़िंदगी ख सही बात है, मुझे समझ आ रहा है कि भाई ये जो बाइनेमिंग थी, ये लड़का क्यों बनना चाहती है वापस से। सही बात है, ये लड़की के चक्कर में इसके लगे पड़े हैं। बाकी लड़की तो इतना नहीं रहता है, लेकिन ये लड़की भाई इसकी ज़िंदगी तो सच में लड़की वाली हो रखी है। आगे देखते हैं। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है सोल पैसिफाइंग रोड हेवन के अंदर। अंशु रिस्पेक्टफुली एक सोल कोर को लेकर आता है। अंशु स्पेक्टर सोल का स्लेव था। अंशु कहता है आंट ये सोल कोर बहुत ही स्ट्रेंज है, प्लीज चेक करो। लेडी कोल्ड ऐश ने सोल कोर लिया और ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसने काउंटलेस सोल कोर्स को देखे थे, पर ये कंप्लीटली अलग फील दे रहा था। सरफेस पर डार्क लाइट एक तरीके से सर्कुलेट कर रही थी, एबनॉर्मल था। सडनली सोल कोर डार्क लाइटनिंग बन गया और सीधा को लेडी कोल्ड ऐश के फेस पर हिट हुआ और बॉडी के अंदर सोल के अंदर घुस गया उसकी। लेडी कोल्ड ऐश तुरंत यहाँ पे फ्रीज हो गई। लेडी कोल्ड ऐश कहती है धोखा अंशु तुम जिस न्यूफू को उसने खुद ही रेस किया था, पाला पोसा था, उसको एक तरीके से भाई ट्रैप करा गया, उसी न्यूफू ने उसे ट्रैप कर दिया। वो स्ट्रगल करती है, खड़ी भी होती है। अंशु डर के पीछे हट जाता है कि यार उसने क्या करा, उसे बुरा लग रहा था, लेकिन भाई स्लेव है वो स्पेक्टर सोल का, तो बात तो माननी पड़ती है। पर नेक्स्ट मोमेंट ही उसकी एनर्जी खत्म हो गई, वो वापस बैठ गई अपनी और आइज़ में एकदम डार्क लाइट फ़ील हो गई और कुछ ही सेकंड के अंदर रेसिस्टेंस खत्म हो गया, वो चुपचाप खड़ी हो गई। अंशु तुरंत ही नील डाउन कर गया। अंशु कहता है सबऑर्डिनेट, मास्टर को रिस्पेक्ट देता है। तब लेडी कोल्ड ऐश के मुँह से दूसरी आवाज़ निकली, वो थी स्पेक्ट्रल सोल की। स्पेक्ट्रल सोल अपना कहता है ये बॉडी काफ़ी अच्छी है, फिलहाल इसे यूज़ करूँगा वू शुआई के पास पहुँचने के लिए। सिचुएशन ये थी कि स्पेक्टर सोल के पास गट्स गू नहीं थे, इसलिए सोल कोर्स को कंज़्यूम करके स्लो रिकवरी कर रहा था और अब उसने डायरेक्टली लेडी कोल्ड ऐश को पोजेस कर लिया था। रिज़ल्ट ये हुआ कि पूरा सोल पैसिफाइंग रोड टू हेवन उसके कंट्रोल में आ चुका था। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।